ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी रीवा के साथ खेलने लगी। राजवीर ये देखकर बहुत हैरान था कि आखिर इसकी उसे कुछ बता क्यों नहीं रही थी। तभी राजवीर के फोन पर एक मैसेज आया और उसने इसकी से कहा, मुझे किसी काम से बाहर जाना होगा। इसकी ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसने कहा, राजवीर अब कौन सा काम आ गया है? आपने तो कहा था ना कि आज साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। जरूरी नहीं ना इसकी, जो कहा जाए ठीक उसी तरह किया जाए। राजवीर ने इसकी को कहा और वो रूम से बाहर चला गया था। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेरुखी थी जो इसकी को भी फील हुई थी। उसके जाते ही इसकी ने मन ही मन कहा, राजवीर मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहे थे? मैंने तो उन्हें ऐसा कुछ कहा भी नहीं था। मैं तो बस उनको उनकी बात याद दिला रही थी। तभी रीवा इसकी के पास आई और उसने उसके चीक पर प्यार से किस भी कर लिया। इसकी जो अभी राजवीर के जाने से परेशान थी, वो रीवा को देखकर सब कुछ भूल गई थी। उसने रीवा को गले लगाते हुए कहा, मेरा प्यारा सा बच्चा। इसकी ने रीवा के चीक पर किस किया और फिर दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लगे। वहीं दूसरी तरफ मलेशिया में एक हॉस्पिटल में एक बेड पर एक औरत लेटी हुई थी जो पिछले कई सालों से कोमा में थी। नर्स उन्हें चेक करने आई थी। नर्स ने रोज की तरह वाइटल्स की रीडिंग ली और फिर वो वापस जाने लगी। तभी अचानक उसने देखा कि उस औरत की एक उंगली जरा सी हिली है। नर्स को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने खुद से कहा, हाउ इज दिस पॉसिबल? वो औरत इतने सालों से कोमा में थी कि नर्स को ऐसा लगा था कि उसकी आंखों का धोखा भी हो सकता था। इसी डाउट को दूर करने के लिए वो नर्स वहाँ से खड़ी रही। काफी देर तक खड़े रहने के बाद नर्स को लगा कि ऐसा कुछ नहीं था और ये सिर्फ उसकी आंखों का ही धोखा था, इसलिए वो वापस वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में राजवीर बाहर जाकर वापस आ गया था। वो उस लड़के से मिलने गया था जिसने इसकी और मीसा पर अटैक करने की कोशिश की थी। बॉडीगार्ड ने उसे बहुत कुछ ऑलरेडी पूछ लिया था, लेकिन राजवीर एक बार उससे खुद मिलना चाहता था क्योंकि आज सवाल इसकी और मीसा की सेफ्टी का था। वो जैसे ही रूम में आया तो इसकी और रीवा खेल रहे थे। रीवा ने जैसे ही राजवीर को देखा तो उसके साथ वॉक करने की जिद करने लगी। राजवीर उसे नीचे गार्डन में लेकर गया। इसकी इतना थक गई थी कि आज की अब उसका मन रेस्ट करने का ही हो रहा था। काफी देर घूमकर राजवीर रीवा के साथ रूम में आ गए थे। रूम में आकर रीवा अपने टॉय से खेलने लगी और राजवीर कुछ काम करने बैठ गया था। इसकी ने देखा कि जब से वो आई है तब से राजवीर थोड़ा चुप था। उसे इसका रीजन समझ नहीं आ रहा था। वहीं राजवीर को सब कुछ बर्दाश्त था, लेकिन इसकी उससे कुछ छुपाई ये हरगिज बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हालांकि वो बार बार इसकी की तरफ देख रहा था क्योंकि वो उससे नाराज रह भी नहीं पाता था। तभी इसकी उसके पास आकर बैठी और उसने कहा, राजवीर मुझे आपको कुछ बताना है। राजवीर ने कहा, बोलो इसकी ने आज पूरी बात राजवीर को बता दी थी। इसकी की बात सुनते ही राजवीर अपना गुस्सा भूल गया था। वो बस यही चाहता था कि इसकी उससे सभी बातें शेयर करे। राजवीर ने ऐसा जताया कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं था। उसने कहा, इसकी आज तुमने बहुत ब्रेवरी दिखाई है। मैं जितना सोच रहा था तुम उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मीसा कैसी है अब? मीसा अब ठीक है। मैं थोड़ी देर के बाद एक बार उसे फिर से देख कर आऊंगी क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा घबरा गई है। राजवीर ने इसके को गले लगा लिया था। कुछ देर राजवीर और इसकी बातें की। वहीं मिहिर के रूम में मिहिर अपने रूम में बैठकर सॉन्ग सुन रहा था। उसे बहुत ज्यादा थकान फील हो रही थी। कोमल जी मिहिर के रूम में आई और उन्होंने मिहिर से कहा, मिहिर ये क्या हाल बनाया हुआ है रूम का, और ये आवाज कम करो पहले। कोमल जी ने अभी कुछ दिन पहले ही मिहिर का रूम सेट किया था और आज जब वो उनके रूम में आई तो सब कुछ बिखरा पड़ा था। मिहिर ने कहा, मॉम क्या हुआ? सब कुछ तो ठीक है। ठीक है तो इसे ठीक कहते हैं? एक बार आंखें खोलकर देख अपने आसपास। ये कपड़े यहाँ सोफे पर क्यों रखे हैं और ये बुक कैसे बिखरी हुई है? मॉम मुझे तो सब कुछ ठीक लग रहा है और कपड़ों को तो मैं अभी ठीक कर देता हूँ। मिहिर ने कपड़े सोफे में उठाए और कपबोर्ड में ऐसे ही रख दिए थे। मिहिर ने कोमल जी से कहा, अब बताओ मॉम हो गया ना क्लीन? कोमल जी ने मिहिर से कहा, वाह मिहिर वाह बेटा, कल तो जब कीर्ति आएगी तो भी ऐसे ही रहेगा क्या? मिहिर ने अपनी मॉम से कहा, कीर्ति आएगी तो कीर्ति कर लेगी ना मॉम?
कीर्ति तेरे काम क्यों करेगी, वो अपना करेगी, तू अपना करेगा। अपना रूम ठीक रखना तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शादी के बाद तुम दोनों की रूम होगी। अपने बड़े भाई राजवीर से सीखो मिहिर, वो कैसे अपने हर चीज को मैनेज और ऑर्गेनाइज रखता है। मॉम, वो तो आइडल मैन है, वो हर चीज में इतने परफेक्ट हैं और पार्टिकुलर हैं। उनके जैसा तो शायद मैं पूरी लाइफ में नहीं बन पाऊंगा। कभी कभी तो मुझे समझ नहीं आता है कि इसकी उनके साथ कैसे मैनेज करती है। इसकी कोशिश करती है तो वो तेरे जैसे नहीं कि कुछ बिना किए ही हार मान ले। कोशिश तो करनी चाहिए ना मिहिर, कोमल जी ने मिहिर से कहा। मिहिर ने कहा, मॉम, मैं बहुत बार सोचता हूँ कि कोशिश करूँ, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा थक जाता हूँ, तो फिर इस आइडिया को वही ड्रॉप कर देता हूँ। पूरे ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे इस नाजुक कंधों पर है। मिहिर की बातें सुनकर कोमल जी को हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। कोमल जी ने कहा, मैं अभी नीचे जा रही हूँ, कल सुबह तक ये रूम बिल्कुल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। मिहिर, नहीं तो तेरे कान पकड़कर सब करवाऊंगी। मिहिर ने कहा, मॉम, टेक ए चिल पिल, मैं कर दूंगा। कोमल जी ने कहा, कल सुबह मिहिर, कल सुबह मैं देखने आऊंगी। कोमल जी ने इतना कहा और वो नीचे चली गई थी। मिहिर मन ही मन सोचने लगा, यार ये सब क्यों करना पड़ता है। काश कुछ ऐसा होता कि एक चुटकी बजाओ और सब हो जाए, जैसे मूवी में होता है। काश मेरे पास भी कोई जिन होता, मैं भी उससे ये सब काम करवा लेता। मिहिर बैठे बैठे ख्याली दुनिया में खो गया था। अचानक उसे याद आया कि घर आकर उसने कीर्ति से बात नहीं की थी। वो अपना मोबाइल ढूंढने लगा। ये मोबाइल कहाँ गया? साइलेंट मोड पर है, कोई कॉल करेगा तो ये भी पता नहीं चलेगा। मिहिर ने खुद से कहा था। उसने पूरे रूम में मोबाइल ढूंढा लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। तभी उसका पैर सूज पर पड़ा और वो डिसबैलेंस होकर गिर पड़ा था। उसने खुद से कहा, मॉम ठीक ही कह रही थी कि रूम हमेशा ऑर्गेनाइज रखना चाहिए। अचानक मिहिर को याद आया कि कहीं वो मोबाइल कार में तो नहीं भूल गया। वो फटाफट नीचे गया। उसने जैसे ही कार का डोर ओपन किया तो उसे उसका फोन ड्राइविंग सीट के नीचे पड़ा था। उसने जैसे ही फोन देखा तो उसमें कीर्ति के मिस कॉल थे। मिहिर ने कहा, अब तो मैं गया, अब तो कीर्ति मुझे छोड़ेगी नहीं। उसने कीर्ति को कॉल किया लेकिन कीर्ति ने कॉल पिक नहीं किया। मिहिर गार्डन में बैठ गया और एक के बाद एक कॉल करता रहा। मिहिर ने खुद से कहा, मिहिर आज तो तुझे कैसे भी मनाना होगा उसे। उसने फिर से कॉल किया और इस बार कीर्ति ने कॉल रिसीव कर लिया था। आई एम सो सॉरी कीर्ति, प्लीज मेरी बात तो सुनो, प्लीज बेबी। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, बेटा मैं आंटी बोल रही हूँ, कीर्ति का फोन नीचे ही रह गया है, मैं अभी बात करवाती हूँ। मिहिर ने जैसे ही कीर्ति की मॉम की आवाज सुनी तो उसे समझ नहीं आया कि अब वो आगे क्या कहें। उसने कहा, सॉरी आंटी, आई मीन नमस्ते आंटी। कीर्ति की मॉम समझ गई थी कि कीर्ति और मिहिर के बीच कुछ तो बात हुई थी। तभी मिहिर यो फोन पर सॉरी कह रहा था। उसने कीर्ति को फोन दे दिया और उसे इशारे से कहा कि लड़ना नहीं है। कीर्ति अपनी मॉम को वहाँ से जाने के लिए कह रही थी लेकिन स्वाति वहीं खड़ी थी। स्वाति ने कीर्ति को बोलने का इशारा किया। कीर्ति अपनी मॉम के सामने मिहिर से गुस्से में बात नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने बहुत प्यार से कहा, हाय मिहिर, क्या कर रहे हो। मिहिर ने जैसे ही कीर्ति की आवाज सुनी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था और उसने कहा, थैंक्स गॉड, मुझे लगा तुम मुझसे नाराज हो इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रही हो। कीर्ति ने आराम से कहा, नहीं नहीं, वो मेरा फोन नीचे रह गया था। जब स्वाति ने देखा कि कीर्ति आराम से बात कर रही है तो वो भी नीचे चली गई। स्वाति के जाते ही कीर्ति ने कहा, तुम अब मुझसे कभी बात मत करना। मिहिर को समझ नहीं आया कि कीर्ति की टोन अचानक चेंज कैसे हो गई। वो कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले कीर्ति ने कहा, मैंने तुम्हें शाम को बुलाया था, तुम आए नहीं, उसके बाद मेरे कॉल भी इग्नोर कर दिए और अब तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुमसे बात करूं, हद होती है मिहिर। मिहिर ने कहा, सॉरी कीर्ति, आज मैं बहुत ज्यादा थक गया था इसलिए आ नहीं पाया और मेरा फोन भी कार में ही रह गया था। प्लीज कीर्ति, मेरी बात तो समझो। कीर्ति बहुत सॉफ्ट नेचर की थी। जैसे ही मिहिर उसे मनाने लगा तो कुछ ही देर में वो मान भी गई थी। मिहिर कीर्ति से बात करते करते अपने रूम में आ गया था। कीर्ति ने कहा, मैंने तुम्हें शाम को इसलिए बुलाया था क्योंकि मुझे ना तुम्हें कुछ बताना था। मिहिर ने कहा, क्या बताना था कीर्ति? तुमने कहा था ना कि तुम्हें अभी का नेशनल इवेंट देखना है, तो आज बहुत जल्दी डेट आने वाली है। मॉम डैड ने हम दोनों को अभी के साथ जाने की परमिशन दे दी है। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मिहिर। जब अभिनय का नेशनल इवेंट में सिलेक्शन हुआ था तभी मिहिर ने कीर्ति से कहा था कि उसे भी उनके साथ जाना है और आज कीर्ति के पेरेंट्स ने उसे परमिशन दे दी थी।
मिहिर को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि उसे कीर्ति के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। मिहिर ने कहा, वाह कीर्ति, इट्स अ ग्रेट न्यूज। कीर्ति और मिहिर ने थोड़ी देर और बात की और फिर कीर्ति ने फोन रख दिया था। मिहिर खुश तो बहुत था, लेकिन उसके मन में एक ही परेशानी थी कि अब वो ऑफिस जाने लगा था और अब उसे इस इवेंट की परमिशन राजवीर से लेनी होगी। मिहिर ने कहा, अब भाई से परमिशन कैसे लूं? इतना सब सोचने के बाद मिहिर ने फाइनली राजवीर से बात करने के बारे में सोचा। मिहिर राजवीर से बात करने के लिए उसके रूम की तरफ जा रहा था। जाते जाते अचानक से मिहिर रुक गया और खुद में बोला, क्या मुझे जाना चाहिए? भाई मना तो नहीं कर देंगे ना? मिहिर के मन में ये सारे सवाल चल रहे थे। वो ये सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी इसकी वहाँ आ गई। इसकी अभी भी अपने रूम से बाहर निकली थी और निकलते ही मिहिर पर उसका ध्यान गया। मिहिर को देखकर इसकी उसके पास आकर बोले, मिहिर तू यहाँ क्या कर रहा है? इसकी की आवाज सुनकर मिहिर अपने होश में आया और इसकी को देखकर बोला, मैं बस यहाँ ऐसे ही आया हूँ। इसकी बोली, ऐसे ही? तू मेरे रूम के बाहर क्या कर रहा है? इसकी की बात सुनकर मिहिर ने उसकी तरफ देखा और बोला, ये रूम सिर्फ तेरा नहीं है, भाई का भी है और मैं यहाँ भाई से मिलने के लिए आया था। मिहिर की बात सुनकर इसकी ने उसकी तरफ देखा और घूरा, फिर बोला, ऐसी क्या बात करनी है राजवीर से? मुझे पता है कि कोई न कोई बात जरूर है जो तू बोल नहीं पा रहा है और एक अजीब सा डर है तुझे। तू चाहे तो मुझे बता सकता है, मैं तेरी हेल्प कर सकती हूँ। इसकी बिना रुके मिहिर से बोले जा रही थी। वहीं इसकी की बात सुनकर एक पल के लिए मिहिर को लगा कि वो इसकी को ही अपनी बात बता दे और राजवीर से परमिशन लेने के लिए बोल दे। मिहिर ये सब सोचते हुए अपने मन में बोला, आइडिया बुरा नहीं है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। इसकी भाई को मना सकती है। मिहिर ये सोचते हुए इसकी से ही बोलने वाला था कि इसकी ही बोल पड़ी, नहीं रहने दे, पता नहीं तुझे कौन सी बात करनी हो, कहीं तेरी वजह से मुझे डांट न पड़ जाए। इसकी की बात सुनकर मिहिर का मुंह बन गया था और वो बोला, जब तुझे मेरी हेल्प नहीं करनी है तो बोला क्यों? बिना बात के मुझे हॉप मिल गई। मिहिर की बातों को सुनकर इसके हंसते हुए बोली, इसका मतलब सच में कोई डांट खाने वाली बात है तो खुद जाकर बात कर ले। इसकी ने इतना कहा और वो वहाँ से चली गई थी। इसकी के जाने के बाद मिहिर ने खुद से कहा, ये काम मुझे ही करना होगा अब तो। मिहिर ने इतना कहा और एक गहरी सांस ली। मिहिर थोड़ी हिम्मत करके राजवीर के रूम के पास गया और उसे डोर नॉक किया। अंदर राजवीर सोफे के पास बैठकर अपने ऑफिस का काम कर रहा था। जैसे ही डोर की आवाज राजवीर ने सुनी, उसने अंदर आने की परमिशन दे दी। मिहिर ने जल्दी से उसके रूम के अंदर आया और राजवीर के पास चला गया। मिहिर को इस समय अपने रूम में देखकर राजवीर बोला, मिहिर तू यहाँ क्या कर रहा है? मिहिर ने जल्दी से कहा, भाई मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ कहो, कौन सी बात करनी है? राजवीर की आवाज बहुत शांत थी, जिसे सुनकर मिहिर को अपनी बात करने की थोड़ी हिम्मत मिली थी और मिहिर बोला, भाई वो मैं कुछ दिन के लिए ऑफिस से लीव ले सकता हूँ क्या? मिहिर की बात सुनकर राजवीर ने उसकी तरफ देखा। राजवीर ने अभी तक मिहिर से कुछ नहीं कहा था। मिहिर ने जैसे ही राजवीर की नजरों को खुद पर देखा, तब मिहिर ने अपने आप ही आगे की बात बोलते हुए कहा, वो एक्चुअली अभिनय का टेनिस टूर्नामेंट है और मुझे उसी में जाना है। मिहिर अपनी पूरी बात बोलकर शांत हो गया और वो राजवीर के जवाब का इंतजार करने लगा। मिहिर ऑफिस में कुछ खास अच्छा काम नहीं कर रहा था और हर पल ऑफिस न जाने के बहाने ही ढूंढता रहता था, जिस वजह से राजवीर उसके साथ इतना स्ट्रिक्ट रखा हुआ था। मिहिर को डर था कि कहीं राजवीर उसकी बात को मना न कर दे। राजवीर ने कुछ देर तक मिहिर की तरफ देखा और बोला, कब जाना है? मिहिर बोला, अभी कंफर्म नहीं है मुझे। मिहिर की बात पर राजवीर ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, जा सकते हो, लेकिन मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन देकर जाना कि कब तक आ जाओगे और कितने दिन लगेंगे। राजवीर की बात सुनकर मिहिर खुश हो गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि राजवीर मान भी जाएगा, लेकिन उसके मान जाने से उसके चेहरे पर खुशी आ गई थी। मिहिर के चेहरे पर आई खुशी को देखकर राजवीर भी साफ साफ देख सकता था। राजवीर के बात का जवाब देते हुए मिहिर ने कहा, ठीक है, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। मिहिर ने इतना कहा और वो वहाँ से जल्दी से निकल गया। मिहिर के जाने के बाद राजवीर ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था और वो अपना काम करने लगा। वहीं मिहिर खुशी खुशी अपने रूम में गया और खुद से बोला, चलो अच्छा हुआ कि भाई मान गए, वरना बहुत दिक्कत हो जाती। वहीं इसकी मीसा के रूम में बैठकर उससे बातें कर रही थी और अभी उसकी और मिहिर की जो बातें हुई थी उसने वो सब मीसा को बता दिया था। इसकी की बातों को सुनने के बाद मीसा बोली,
मिहिर को जरूर छुट्टी के लिए ही परमिशन चाहिए होगी, इसलिए भाई से बात करने में वो इतना नर्वस हो रहा होगा। मीसा की बात पर इसकी हंसते हुए बोली, हाँ हो सकता है। वैसे एक पल के लिए तो मैंने सोचा था कि मैं ही उसकी हेल्प कर दूं, लेकिन फिर मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया क्योंकि मुझे डांट नहीं सुननी थी। इसकी की बात सुनकर मीसा हंसने लगी थी। मीसा हंसते हुए इसकी की तरफ देखकर बोली, तुझे अभी भी भाई से कितना डर लगता है यार? क्यों, तुझे नहीं लगता क्या? इसकी की बात सुनकर मीसा ने कुछ नहीं कहा। दोनों ने कुछ देर बातें की। उसके बाद इसकी रीवा को लेकर अपने रूम में चली गई। राजवीर अपना काम करते हुए बोला, रीवा सो गई है क्या? राजवीर की बात सुनकर इसकी ने कहा, हाँ सो गई है। क्यों, आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि आज रीवा जल्दी सो गई है? इसकी की बात सुनकर राजवीर बोला, ऐसी बात नहीं है, मुझे लगा कि रीवा थोड़ी देर और जागी होगी, तब मैं थोड़ा टाइम उसके साथ भी स्पेंड करूंगा, लेकिन कोई बात नहीं। राजवीर की बात सुनकर इसके उसके पास आई और बगल में बैठकर बोली, आप मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लो, उसमें क्या है? वैसे टाइम स्पेंड करने के लिए सबसे पहले आपको ये काम खत्म करना होगा। आप जब देखो काम ही करते रहते हो। इसकी की बात सुनकर राजवीर स्माइल करते हुए बोला, तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मैं बहुत कम काम करता हूँ, उसके बाद भी तुम हमेशा यही शिकायत करती रहती हो कि मैं काम में बिजी रहता हूँ। और नहीं तो क्या, मेरे कहने पर ही आप अपने काम को बंद करते हो, वैसे नहीं करते हो। इसकी ने इतना कहा और राजवीर के हाथ से फाइल लेकर उसे बंद कर दी। इसकी की ये हरकत देखकर राजवीर के चेहरे पर स्माइल आ गई थी, लेकिन उसने इसकी से कुछ नहीं कहा और उसे करने दिया जो उसे करना था। इसकी ने राजवीर के सारी फाइल को और लैपटॉप को लेकर एक साइड में रख दिया और बोली, अब सही है, अब आप कोई काम नहीं करने वाले हो, जैसा आपका हुक्म। राजवीर के बात सुनकर इसकी के चेहरे पर स्माइल आ गई। इसकी राजवीर के गले से लग गई और फिर बोली, मिहिर किस लिए आया था? उसे कुछ दिन की लीव चाहिए थी। राजवीर की बात सुनकर इसकी खुद से बोली, इसका मतलब मीसा ने सही सोचा था। राजवीर ने इसकी से पूछा, क्या कुछ कहा तुमने? इसकी ने इतनी धीरे बोला था कि राजवीर को भी समझ में नहीं आया, लेकिन उसे इतना पता चला था कि इसकी कुछ बोल रही थी। राजवीर की बात पर इसकी ने कहा, हाँ वो मैंने सोचा ही था कि यही बात होगी, इसलिए मिहिर आपके पास बात करने के लिए आया होगा। वैसे आपने क्या कहा, परमिशन दे दी क्या? हाँ, राजवीर ने एक शब्द में जवाब दे दिया था। राजवीर की बात सुनकर इसकी बोली, क्या बात है, आप तो मिहिर को एक भी लीव नहीं दे रहे थे, फिर आप कैसे मान गए? उसे अभिनय के टूर्नामेंट में जाना है। राजवीर की बात सुनकर इसकी आगे की कहानी समझ गई थी और खुद से बोली, अच्छा इसका मतलब कीर्ति ने कहा होगा मिहिर को चलने के लिए, तभी इतना सब किया मिहिर ने। इसकी की बात इस बार राजवीर के कानों में भी गई थी, लेकिन राजवीर ने उसे कुछ नहीं कहा। रात काफी हो चुकी थी, जिस वजह से दोनों को नींद आ रही थी। इसकी राजवीर के गले लगते हुए सो गई थी। राजवीर ने इसकी को गोद में लिया और वो बेड पर चला गया। अगले दिन नूरी हमेशा की तरह सुबह जल्दी जाग गई थी और फ्रेश होकर रूम को सही करने लगी। नूरी धीरे धीरे काम कर रही थी, लेकिन फिर भी रूम से आवाज हो रही थी, जिस वजह से साहिल की नींद खुल गई और वो नींद भरी आंखों से नूरी को देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम इतनी सुबह सुबह क्या करने लगी हो? साहिल की बात सुनकर नूरी ने साहिल की तरफ देखा और बोला, आप उठ गए? साहिल बोला, उठ नहीं गया, उठा दिया गया है, तुम इतनी आवाज कर रही थी। साहिल की बात पर नूरी बोली, माफ कीजिए, मैंने पूरी कोशिश की धीरे से काम करने की, लेकिन फिर भी आवाज हो रही थी। नूरी की बात सुनकर साहिल बेड से उठते हुए बोला, कोई बात नहीं, वैसे भी उठना ही था मुझे। साहिल ने इतना कहा और वो वॉशरूम चला गया। साहिल के जाने के बाद नूरी वापस से अपने काम में लग गई थी। फ्रेश होने के बाद साहिल वॉशरूम से बाहर आया और वो नूरी की तरफ देखकर बोला, तुम रेडी हो जाओ, हमें कहीं जाना है। साहिल की बात सुनकर नूरी ने कंफ्यूजन के साथ उसे देखा। साहिल को उसे कहां लेकर जाना था, ये सवाल नूरी के मन में उठा था। नूरी पूछना चाहती थी, लेकिन एक बार फिर से हिचक उसके मन में आ गई। नूरी ने साहिल की बात पर कुछ नहीं कहा और वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए वॉशरूम में चली गई। नूरी के जाने के बाद साहिल ने एक नजर वॉशरूम की तरफ देखा और फिर अपना फोन हाथ में लेकर कुछ करने लगा। नूरी कुछ ही देर में अपने कपड़े चेंज करके बाहर आ गई थी। साहिल ने जब उसकी तरफ देखा तब एक नजर वो देखता ही रह गया था। नूरी ने आज पिंक कलर का सूट पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। साहिल कुछ देर तक ऐसे ही नूरी को देखता रहा, उसके बाद उसने अपनी नजरें हटा ली। नूरी अच्छे से तैयार होने लगी और कुछ ही देर में वो तैयार भी हो गई थी। साहिल नूरी को देखकर बोला, अच्छी लग रही हो।
साहिल से तारीफ सुनकर नूरी ने एक नजर उसकी तरफ देखा और फिर उसने अपनी पलकें झपका ली। नूरी ने साहिल की बात पर कोई जवाब नहीं दिया था। शायद उसे खुद को भी नहीं पता था कि उसे ऐसे सिचुएशन में क्या बोलना था। कुछ ही देर में साहिल भी पूरी तरह से तैयार हो गया था और वो नूरी की तरफ देखकर बोला, तुम्हें जानना नहीं है कि हम जा कहाँ रहे हैं? साहिल की बात सुनकर नूरी ने जल्दी से कहा, जानना है? हम कहाँ जा रहे हैं? जब तुम्हें ये जानना था तो तुमने पहले क्यों नहीं पूछा? मैंने कहा था कि जो पूछना हो मुझसे बिना ज्यादा सोचे पूछ लिया करो। साहिल की बात सुनकर नूरी शांत हो गई थी। उसने कुछ नहीं कहा। साहिल ने पहले कहा था कि नूरी उससे कुछ भी पूछ सकती थी और साहिल उसकी बात का जवाब देगा। नूरी को खामोश देखकर साहिल ने आगे कहा, अच्छा छोड़ो ये बात, वैसे अभी हम कहाँ जा रहे हैं वो तुम्हें कुछ ही देर में पता चल जाएगा, लेकिन अभी जाने से पहले हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। साहिल ने ये कहा। फिर उसने टेबल की तरफ देखा जिस पर उसका और नूरी का ब्रेकफास्ट रखा हुआ था। वो दोनों जैसे ही नीचे गए तो उन्होंने देखा कि सेजल धीरज प्रताप के साथ बैठी हुई थी और कुछ बातें कर रही थी। साहिल और नूरी जब नीचे आए तब उन दोनों पर सेजल की नजर गई और दोनों को साथ में देखकर उन्हें गुस्सा भी आया, जिसे उन्होंने अपने मन में दबा दिया था और वो साहिल को देखकर बोली, तुम कहीं जा रहे हो साहिल? साहिल सेजल की बात का जवाब देते हुए बोला, यस मॉम, मैं और नूरी किसी काम से बाहर जा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। साहिल की बात सुनकर सेजल ने कहा, तुम इसे बाहर लेकर जा रहे हो? सेजल के बोलने के ढंग से नजर आ रहा था कि वो ये सुनकर खुश नहीं हुई थी और वो एक अजीब नजरों से नूरी को देखने लगी थी, जिसका एहसास नूरी को भी हुआ था और उसने अपनी पलकें नीचे कर ली। धीरज प्रताप सेजल की बात पर बोले, ये क्या बोल रही हो तुम सेजल? नूरी साहिल की वाइफ है और साहिल उसे कहीं बाहर लेकर जा रहा है तो इसमें क्या परेशानी है? धीरज प्रताप की बात सुनकर सेजल बोली, मुझे पता है कि ये लड़की साहिल की बीबी है, बार बार मुझे इस बात को याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस इसलिए बोल रही थी क्योंकि इसके बाहर जाने से हमें ही दिक्कत होगी। कोई इसके बारे में पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे? धीरज ने कहा, क्या जवाब देंगे का क्या मतलब है सेजल? वो इस घर की बहू है। धीरज की बात सुनकर एक बार फिर से सेजल का मुंह बन गया था। वो नूरी को अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। सेजल अब आगे कुछ बोलती उससे पहले ही साहिल ने कहा, ठीक है मॉम डैड, हम जा रहे हैं। साहिल बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा था, जिस वजह से उसने जल्दी बात को खत्म करते हुए नूरी को अपने साथ लेकर घर से बाहर निकल गया। दोनों कार में बैठे साहिल ने नूरी की तरफ देखा और उससे बोला, मॉम की बातों का ज्यादा बुरा मत मानना, वो थोड़ा ज्यादा ही बोल देती हैं। साहिल की बात सुनकर नूरी स्माइल करते हुए बोली, नहीं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, वैसे भी वो गलत तो नहीं बोलती। आपका और मेरा कोई मेल नहीं था, लेकिन फिर भी आज हम साथ में एक रिश्ते में हैं। हाँ, और अब यही सच है, इसलिए तुम भी ये मेल की बातें ज्यादा मत सोचा करो। वैसे भी सब बोलते हैं कि रिश्ते ऊपर से बनकर आते हैं, तो हम दोनों का भी ऊपर ही रिश्ता बना होगा, इसलिए अब इसके बारे में सोचना बंद कर दो। साहिल अपनी कार चलाते हुए बोला था। साहिल ने अपने साथ आज कोई ड्राइवर नहीं लिया था, वो खुद ही कार चला रहा था। नूरी उसकी सारी बातों के बारे में सोची जा रही थी। साहिल ने जो कहा था वो सही ही कहा था। अब वो दोनों एक रिश्ते में थे, इसलिए किसी को भी छोटा या बड़ा सोचना अब उसे बंद कर देना चाहिए था। नूरी कार के विंडो से बाहर दिख रही थी। सभी नजारों को देखकर नूरी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। साहिल कार चलाते हुए बीच बीच में नूरी को भी देखे जा रहा था। थोड़ी देर कार ड्राइव करने के बाद वो लोग एक डेस्टिनेशन पहुंच गए। साहिल ने अपनी कार रोकी और नूरी की तरफ देखकर कहा, हम पहुंच गए। साहिल की बात सुनकर नूरी ने कार से बाहर देखा तो वो लोग इस समय मार्केट में थे और आसपास बड़े बड़े शोरूम थे। उस जगह को देखकर नूरी को समझ नहीं आया कि साहिल उसे यहाँ क्यों लेकर आया था। नूरी सवालिया नजरों से साहिल की तरफ देख रही थी। नूरी की नजरों को खुद पर महसूस करते हुए साहिल ने कहा, तुम्हें तुम्हारे सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे, बस कुछ देर और। साहिल की बात सुनकर नूरी ने कोई सवाल नहीं किया और वो कार से बाहर आ गई। साहिल नूरी का हाथ पकड़कर उसे एक बड़े से बुटीक में लेकर गया। नूरी वहाँ के आसपास की चीजों को गौर से देखे जा रही थी, लेकिन उसे अभी तक कुछ समझ में नहीं आया था। अंदर जाकर नूरी ने देखा कि उस बुटीक में दो लड़कियां थी जिनकी उम्र 27 से 28 साल की थी। साहिल और नूरी का उन दोनों लड़कियों ने वेलकम किया। साहिल ने उनकी तरफ देखा और वो स्माइल करते हुए नूरी से बोला,
तुमने कहा था कि तुम्हें सिलाई करना अच्छा लगता है, तो ये बुटीक मैंने तुम्हारे लिए ओपन किया है। साहिल ने इतना कहा। उसके बाद उसने उन दोनों लड़कियों की तरफ देखकर नूरी से कहा, ये दोनों तुम्हारी हेल्प के लिए हैं। साहिल की बात सुनकर नूरी उसे देखे जा रही थी। उसे साहिल की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहीं साहिल एक लड़की जिसकी हाइट करीब 5.5 फुट होगी, उसके बाल कंधे तक आ रहे थे, उसने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, इसका नाम आदिति है। और इतना बोलकर साहिल ने दूसरी लड़की जिसकी हाइट करीब 5.5 फुट थी और लंबे बाल थे, उसने उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला, इसका नाम दिव्या है और ये दोनों फैशन डिजाइनर है जो तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे लिए काम करेंगे। साहिल की बात सुनकर नूरी ने उन दोनों लड़कियों की तरफ देखा और फिर साहिल की तरफ देखा। नूरी को इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि साहिल उसके लिए इतना सब कर रहा था। उसने सिर्फ साहिल से ये कहा कि उसे सिलाई करना अच्छा लगता है और साहिल ने उसके लिए एक बुटीक ही ओपन कर दिया था। नूरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और कैसे अपने इमोशंस दिखाएं। वो साहिल की तरफ देखते हुए धीमे आवाज में बोली, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? नूरी की बात सुनकर साहिल ने कहा, जरूरत कैसे नहीं थी? तुम्ही ने तो कहा था कि घर पर पूरा दिन खाली रहते हो तुम और बोर हो जाती हो, और देखा जाए तो तुम्हारी जगह कोई भी हो उसके साथ ऐसा ही होता। कोई इंसान बिना कोई काम किए तो नहीं रह सकता है ना, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें करने के लिए कोई काम दिया जाए जिससे तुम्हारा दिन भी बिजी रहे और दिल भी लगा रहे। साहिल की बात सुनकर नूरी की आंखें थोड़ी सी नम हो गई थी, लेकिन उसने जल्दी से अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया। साहिल ने उसके बारे में इतना सब सोचा और किया, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। नूरी के चेहरे से खुशी जाने का नाम नहीं ले रही थी। साहिल ने नूरी के खुशी के चेहरे को देखा और वो भी खुश हो गया था। साहिल ने उन दोनों लड़कियों की तरफ देखा और बोला, आप दोनों कल से काम शुरू कर देना। साहिल की बात मानकर उन दोनों लड़कियों ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसके बाद साहिल नूरी को अपने साथ लेकर मॉल गया घूमने के लिए। वहीं दूसरी तरफ उदय प्रताप अपने घर के लिविंग हॉल में बैठे थे। कल वो रीवा से मिलकर आए थे, जिसके बाद वो काफी खुश थे। वो इस समय अपने फोन पर अपनी मेल्स चेक कर रहे थे कि तभी मेन गेट खुला और कार्तिक और रीत दोनों अंदर आ गए। कार्तिक और रीत का ट्रिप कंप्लीट हो चुका था और दोनों आज फाइनली वापस घर आ गए थे। उन दोनों को देखकर उदय प्रताप ने कहा, आ गए तुम दोनों, मुझे तो लगा था कि ट्रिप और एक्सटेंड न हो जाए। कार्तिक और रीत अंदर आकर सीधे उदय के पास आए और उनके पैर छुए। कार्तिक ने उदय के बात का जवाब देते हुए कहा, इतने दिन में तो हम बोर हो गए थे और आप ट्रिप एक्सटेंड की बात कर रहे हो। मुझे अब समझ में आया कि ट्रिप फैमिली के साथ ही अच्छी लगती है और एंजॉय की जाती है। कार्तिक की बात सुनकर उदय प्रताप हंसते हुए बोले, तुम दोनों दुनिया के पहले ऐसे कपल होंगे जो ये बोल रहे हो। खैर, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम दोनों को अपनी फैमिली से इतना ज्यादा प्यार है। उदय प्रताप की बात सुनकर कार्तिक ने कहा, सही कहा आपने चाचू। उदय ने कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ और थोड़ा सा रेस्ट भी कर लो, थक गए होंगे। उदय की बात पर कार्तिक ने तुरंत कहा, हाँ थक तो गए हैं, इतना ट्रैफिक था, ऐसा लग रहा था कि सारे लोग रोड पर ही आ गए हैं। कार्तिक की बात सुनकर उदय प्रताप ने हंस दिया था, लेकिन आगे कुछ नहीं कहा। कार्तिक और रीत अपने रूम में चले गए फ्रेश होने के लिए। रूम में जाकर कार्तिक जल्दी से अपने बेड पर लेटकर बोला, वापस आकर कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो सबसे ज्यादा पसंद अपना बेड ही है, कितनी अच्छी नींद आती है। कार्तिक की यह हरकत देखकर रीत बोली, हाँ ठीक है कार्तिक, लेकिन अभी नींद नहीं लेनी है, जाकर नहा लो और कपड़े चेंज करो वरना थकान नहीं जाएगी। रीत की बात पर कार्तिक ने एक गहरी सांस ली और फिर बोला, हाँ ये भी करना है, मुझे तो ट्रैवल करना थकाने वाला काम लगता है। मुझे तो कोई जादू की छड़ी दे दे जिसे मैं घुमाऊं और बस एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाऊं। कार्तिक की बात सुनकर रीत हंसते हुए बोली, मिल गई तुम्हें जादू की छड़ी, अभी चुपचाप से जाओ और फ्रेश हो जाओ, नहाकर तुम्हें अच्छा महसूस होगा। रीत की बात सुनकर कार्तिक अपने बेड से न चाहते हुए भी उठा और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम चला गया। कार्तिक के चेहरे को देखकर रीत को हंसी भी आ रही थी, लेकिन उसने खुद पर काबू कर रखा था। कार्तिक के वॉशरूम में जाते ही रीत हंसते हुए बोली, कभी कभी इसकी हरकतें बिल्कुल बच्चों वाली लगती है। रीत ने खुद से कहा और फिर अपने कपड़े निकालने लगी थी। वहीं सिंघानिया हाउस में इसकी मिसा के रूम में बैठी हुई थी और वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसे ऐसे देखकर मिसा उसके पास आकर बैठी और वो इसकी की नजरों के सामने हाथ हिलाते हुए बोली,
तू क्या बैठे बैठे सो गई है? मीसा की बात सुनकर इसकी ने बिना किसी रिएक्शन के वैसे ही जवाब देते हुए बोली, नहीं मैं जगी हुई हूँ, बोल तुझे क्या बोलना है? अगर तू जगी हुई है तो इस तरह से खुली हुई आंखों से क्या सपने देख रही है? मैं कितनी देर से तुझे आवाज दे रही हूँ लेकिन तू सुन ही नहीं रही है। मीसा की बात सुनकर इसके उसकी तरफ देखकर बोली, राजवीर का बर्थडे आने वाला है, बस उसी के बारे में सोच रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं और क्या नहीं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनके पास तो सब कुछ है, उनको मैं क्या गिफ्ट दूं? इसकी की बात सुनकर मीसा ने कहा, सब है लेकिन फिर भी तू जो उन्हें देगी वो उनके लिए सबसे स्पेशल होगा, इसलिए तुझे कुछ अच्छा देना चाहिए। मीसा की बात सुनकर इसकी ने उसे घूर कर देखा और बोला, ये तो मुझे भी पता है लेकिन वो क्या अच्छा गिफ्ट है जो मुझे देना चाहिए, यही तो समझ नहीं आ रहा है। मीसा ने कहा, ये मैं कैसे बताऊंगी, मुझे खुद ये समझ में नहीं आता है। मीसा की बात सुनकर इसकी एक बार फिर से वैसे ही बैठ गई और सोचने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं करे। उसे पता था कि वो भी जो भी राजवीर को गिफ्ट करेगी वो राजवीर के लिए सबसे स्पेशल होगा, जिस वजह से इसकी उसे कुछ अच्छा गिफ्ट करना चाहती थी। इसकी राजवीर को कोई ऐसा गिफ्ट देना चाहती थी जिसमें उसका प्यार दिखे। इसकी को दोबारा से इतनी गंभीर सोच में खोया हुआ देखकर मीसा ने खुद से कहा, अब जब तक भाई का बर्थडे खत्म नहीं हो जाता और सब अच्छे से नहीं बीत जाता तब तक ये लड़की ऐसे ही रहने वाली है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इन सब में मैं क्या करूं। मीसा खुद में बोल रही थी कि तभी इसकी ने उसकी तरफ देखकर कहा, तू बता ना कुछ। मीसा ने कहा, मैं क्या बताऊं, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता है इन सब के बारे में। मीसा की बात सुनकर इसकी ने एक गहरी सांस ली। वो समझ गई थी कि उसे अब सब कुछ अकेले ही सोचना होगा। इसकी अपनी सोच में खोई हुई थी। उसे मीसा को भी कुछ सजेस्ट करने के लिए कहा था, लेकिन मीसा ने भी इस मैटर में अपने हाथ खड़े कर दिए। मीसा की बातों को सुनकर इसकी समझ गई थी कि उसे अकेले ही सोचना होगा। इसकी गहरी सांस लेते हुए मीसा को देखकर बोली, तेरे से मैं किसी हेल्प की उम्मीद कर ही सकती हूँ क्या? इसकी की बात सुनकर मीसा ने जल्दी से कहा, हाँ कर सकती है। किस चीज में? इसकी ने मीसा को देखकर पूछा। वहीं इसकी के सवाल का जवाब देते हुए मीसा बोली, मेरे से तू अपनी प्लानिंग डिस्कस कर सकती है और उसके बाद फिर मैं तुझे ये बता सकती हूँ कि ये कैसा प्लान है और वर्क कैसा करेगा। वाह, मतलब मैं सब सोचूं और तू सोचने में मेरी बिल्कुल मदद नहीं करेगी। याद है तुझे वो दिन जब रेहान का बर्थडे था और मैंने तेरी कितनी मदद की थी प्लानिंग में? इसकी मीसा को घूरकर देखते हुए बोली। इसकी की बात सुनकर मीसा ने एक गहरी सांस ली और बोली, यार मैं तुझे आइडिया तो दे दूं, लेकिन फिर तुझे वो अच्छा नहीं लगेगा और करेगी तो अपने मन की, तो इससे अच्छा है कि तू वही कर जो तेरे मन में है। मीसा की बात सुनकर इसकी ने उसे इग्नोर किया और अपने फोन में बर्थडे के आइडिया सर्च करने लगी। राजवीर के बर्थडे के लिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कैसे करे। मीसा भी उसकी कोई मदद नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से इसकी को एक यही रास्ता सही लग रहा था। इसकी ने फोन पर तरह तरह के बर्थडे प्लान देखे थे, लेकिन उसमें से एक भी ऐसा प्लान नहीं था जो राजवीर के हिसाब से सही हो। इसकी ने बहुत सारे प्लान देखे, उसके बाद अपना फोन नीचे रखते हुए मीसा से बोले, कुछ समझ नहीं आ रहा है? देखा, जब तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं क्या करती? मीसा ने कहा और हंसने लगी थी। मीसा की बात सुनकर इसकी ने एक गहरी सांस ली। उसे कुछ अच्छे से समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब उसे जो करना था जल्दी करना था। इसकी ने मीसा की तरफ देखा और बोली, कुछ न कुछ तो सोचना ही पड़ेगा और मैं बहुत जल्दी कुछ अच्छा सोच लूंगी, इस बात का तो मुझे पूरा विश्वास है। इसकी की बात सुनकर मीसा ने कुछ नहीं कहा। वो अच्छे से जानती थी कि इसकी राजवीर के बर्थडे के बारे में कुछ न कुछ सोच ही लेगी। मीसा और इसकी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ मिहिर आया और उन दोनों को देखकर बोला, क्या हो रहा है? मिहिर के सवाल को सुनकर इसकी बोली, कुछ नहीं, बस राजवीर के बर्थडे के बारे में सोच रहे थे। तू बता, मीसा के रूम में कैसे आना हुआ? तू ऐसे बोल रही है जैसे पता नहीं मैं कितने सालों के बाद आ रहा हूँ। मैं तो अक्सर ही आता रहता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मिहिर की बात पर इस बार इसकी की जगह मीसा बोली, हाँ ये तो पता है कि तू अक्सर आता है, लेकिन अभी तो यहाँ होगा इस बात की मुझे उम्मीद नहीं थी। हमें तो लगा था कि तू कीर्ति से मिलने गया होगा। मिहिर ने कहा, जाने वाला था लेकिन वो किसी काम में बिजी थे, जिस वजह से मैं नहीं गया। मिहिर की बात सुनकर इसकी और मीसा आगे कुछ नहीं कहा और दोनों अपने अपने फोन में लग गए थे।
वहीं मिहिर बस शांति से उन दोनों को देखे जा रहा था। जब दोनों ने कुछ नहीं कहा तब मिहिर बोला, क्या हुआ तुम दोनों को? ऐसा क्या काम कर रही हो जो मेरी तरफ देख भी नहीं रही हो? मिहिर की बात सुनकर इसकी ने उसकी तरफ देखा और फिर मीसा की तरफ, जो अभी भी मिहिर की बातों को इग्नोर करके अपने फोन में लगी थी। मिहिर धीरे से इसकी के पास आया और धीमी आवाज में बोला, ये पक्का रेहान से बात कर रही होगी, उसी के लिए ये हमें इग्नोर कर रही है। मिहिर की बात का जवाब देते हुए इसकी बोली, तुझे इस बात पर शक है कि ये रेहान से बात कर रही है? नहीं नहीं, मुझे तो पूरा यकीन है, मैं तो तुम्हें बता रहा था। मिहिर ने इसकी से कहा। मिहिर की बात सुनकर इसकी मीसा की तरफ देखते हुए बोली, मीसा मीसा। इसकी की आवाज सुनकर मीसा एकदम से होश में आई और उसे देखते हुए बोली, हाँ बोल, क्या हुआ? किस दुनिया में थी तुम? मिहिर तेरे से कुछ बोल रहा था और तूने इस बेचारे को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। इसकी की बात सुनकर मीसा ने मिहिर की तरफ देखा और फिर बोली, मैंने सुना इसने क्या कहा, बस मुझे इसकी बात का जवाब देने का मन नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसे इग्नोर कर दिया। मीसा की बात सुनकर इसकी को हंसी आ गई। वहीं मिहिर का मुंह बन गया और वो गुस्से में बोला, अब से मैं तेरे रूम में बात करने के लिए आऊंगा ही नहीं। मेरी इतनी इंसल्ट मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिहिर ने इतना कहा और वहाँ से चला गया था। मिहिर की बातों को सुनकर इसकी और मीसा को हंसी आ गई थी। मीसा ने हंसते हुए बोला, कितनी एक्टिंग करता है ये भी। मीसा की बात पर इसकी हंसते हुए बोली, हाँ ये तो है। मिहिर के जाने के बाद दोनों फिर से अपनी बातों में लग गए। वहीं दूसरी तरफ उदय प्रताप को एक बार फिर से मलेशिया जाना पड़ रहा था। उन्होंने अमन को सारे प्रिपरेशन करने के लिए बोल दिया था। वहीं कार्तिक को भी इस बात का पता चल गया था, इसलिए वो उदय प्रताप के रूम में आकर बोला, चाचू मैंने सुना है कि आज फिर से आप मलेशिया जा रहे हो। कार्तिक की बात सुनकर उदय ने उसकी तरफ देखा और फिर बोले, हाँ कुछ काम आ गया तो जाना पड़ेगा ना। कार्तिक ने पूछा, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? कार्तिक भी इस बार उदय के साथ जाना चाहता था। उसे जानना था कि मलेशिया में उदय की जिंदगी कैसी थी और किस कारण की वजह से उदय बार बार मलेशिया जा रहे थे और कुछ बता नहीं रहे थे। वहीं उदय भी कार्तिक की बातों को समझ रहे थे, लेकिन वो कार्तिक को अपने साथ नहीं लेकर जा सकते थे, जिस वजह से वो कार्तिक को मना करते हुए बोले, नहीं कार्तिक तुम यही रहो, यहाँ बिजनेस में तुम्हारी जरूरत है और वैसे भी तुम आज ही अपने ट्रिप से आए हो, इतना थक गए होगे तो तुम्हें आराम करना चाहिए। उदय प्रताप के बात पर कार्तिक बोला, कोई बात नहीं चाचू, मैं सीधे मलेशिया जाकर भी आराम कर सकता हूँ और बिजनेस तो कुछ दिन अमन भी संभाल सकता है। कार्तिक अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि कैसे भी करके वो मलेशिया जाए। उदय ने जब देखा कि कार्तिक उसकी बात मानने को तैयार नहीं और किसी बच्चे की तरह जिद कर रहा था, तो इस पर उदय ने अपनी कड़क आवाज में कहा, कार्तिक तुम क्यों मेरे साथ जाना चाहते हो ये मुझे अच्छे से मालूम है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं लेकर जाने वाला हूँ और मुझे सच में कोई जरूरी काम है जिस वजह से जाना पड़ रहा है। तुम यही रहो और अपना काम करो। उदय की बात सुनकर कार्तिक ने आगे कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर की खामोशी के बाद कार्तिक ने कहा, ठीक है चाचू, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। कार्तिक ने इतना कहा और रूम में चला गया। उदय प्रताप ने कुछ देर उस तरफ देखा जहाँ से कार्तिक गया था, उसके बाद वापस से अपने काम में लग गए। कार्तिक को पता था कि उसे यही जवाब मिलेगा, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उसके मन में ये आशा थी कि शायद उदय प्रताप मान जाएं और उसे अपने साथ लेकर जाएं। ऐसे ही सारा दिन बीत गया और रात हो गई थी। सिंघानिया हाउस में राजवीर सोफे पर बैठा हुआ था और इसकी उसके बगल में बैठी हुई थी और उससे बातें कर रही थी। वहीं रीवा इस समय बेड पर आराम से सो रही थी। इसकी बातों ही बातों में राजवीर से ये जानना चाहती थी कि राजवीर को अभी किस चीज की जरूरत थी, या कोई ऐसी चीज जो राजवीर के लिए स्पेशल हो, जिसे इसकी गिफ्ट कर सके। लेकिन अभी तक उसे राजवीर से कुछ नहीं पता चला। इसकी सवाल पर सवाल राजवीर से किए जा रहे थे। उसके इतने सारे सवाल को सुनकर राजवीर ने कहा, क्या बात है इसकी, तुम अचानक से इतने सारे सवाल क्यों करने लगी हो? राजवीर की बात सुनकर इसकी कुछ देर के लिए चुप हो गई थी। वो असल में जवाब ढूंढ रही थी राजवीर के सवाल का। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो राजवीर से क्या बोले। इसकी को खामोश देखकर राजवीर ने दोबारा से पूछा, क्या हुआ, अभी इतने सवाल कर रही थी और मेरे एक सवाल पर तुम चुप हो गई? राजवीर की बात सुनकर इसकी ने जल्दी से कहा, ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी, मेरा मन किया ये सब सवाल करने का। कुछ गलत है क्या इसमें? गलत कुछ नहीं है इसकी।
लेकिन अचानक से तुम इतने सवाल करोगी तो अजीब तो लगेगा ना। हाँ, लेकिन इसमें अजीब वाली कोई बात नहीं है। मैंने ऐसे ही सवाल किया। वो आज मैं नेट पर कुछ देख रही थी जहाँ ये सारे सवाल लिखे हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे पूछ लूं। इससे मुझे आपके पसंद के बारे में और पता चल जाएगा। वहीं इसकी की बात सुनकर राजवीर अपनी एक आईब्रो उठाकर बोला, तुम्हें अभी तक मेरी पसंद और नापसंद नहीं पता चली? पता है, लेकिन इंसान की पसंद और नापसंद समय के साथ बदलती रहती है, इसलिए पूछ रही थी कि आपका क्या स्टेटस है और पसंद क्या है। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने कहा, वही स्टेटस है जो पहले था। मैं इतनी आसानी से अपनी पसंद नहीं बदलता। ये तो मुझे पता है। इसकी की बात पर राजवीर ने प्यार से उसकी तरफ देखा और कहा, ये तो अच्छी बात है। वैसे तुम्हारे सारे सवाल खत्म हो गए हो तो खाना खा लिया जाए। राजवीर के बात पर इसकी ने हाँ में अपना सर हिला दिया और रात का डिनर रूम में ही मंगवा लिया था। इसकी का मन नीचे जाने का बिल्कुल नहीं कर रहा था। आज पूरे दिन इसकी ने एक ही काम किया था और वो था राजवीर के बर्थडे के बारे में सोचना। राजवीर से बात करने के बाद इसकी को बहुत सी चीजों का आइडिया मिल गया था और अब वो सारी चीजों को अच्छे से जानना शुरू कर दी थी। इसकी को इस समय सबसे ज्यादा उसी बात की खुशी थी और वो खुशी उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। कुछ ही देर में दोनों का डिनर रूम में आ गया था और दोनों डिनर करने लगे। इसकी को ज्यादा खाने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन राजवीर की वजह से उसे थोड़ा ज्यादा खाना पड़ा। डिनर पूरा हो जाने के बाद राजवीर ने कहा, इतना कम खाना क्यों खा रही थी? मैंने शाम को थोड़ा सा खाना खा लिया था जिस वजह से मेरा मन नहीं था, लेकिन आपकी वजह से मुझे थोड़ा सा ज्यादा खाना पड़ा। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने कहा, कोई बात नहीं, थोड़ा ही ज्यादा खाया है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने आगे कुछ नहीं कहा। वो तो इसी बात से खुश थी जो उसे राजवीर से जानना था। उसे इसके बारे में पता चल रहा था। राजवीर के गिफ्ट को लेकर इसकी अभी भी कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बाकी सब अब क्लियर हो गया था। इसकी राजवीर की तरफ देखकर एक बार फिर से अपनी बातें करने लगी। तभी दोनों को एक आवाज सुनाई दी और इसी के साथ रीवा के रोने की भी आवाज आई। राजवीर और इसकी ने जैसे ही मुड़कर देखा तो रीवा बेड से नीचे गिर गई थी। रीवा बहुत जोर जोर से रोने लगी क्योंकि वो नींद में अचानक गिर गई थी। इसकी और राजवीर भागकर उसके पास गए और राजवीर ने उसे गोद में ले लिया। वो उसे चुप करवाने की कोशिश करने लगा। बच्चा, अब बस बस, डैडा आ गए है ना, अब बिल्कुल भी नहीं रोना मेरा प्यारा बच्चा। राजवीर बहुत प्यार से रीवा को सहला रहा था, लेकिन रीवा बिल्कुल भी चुप नहीं हो रही थी। बस वो इसकी को देखकर रो रही थी। रीवा रोते हुए सिर्फ मम्मा मम्मा कह रही थी। राजवीर ने रीवा को इसकी के गोद में दे दिया। इसकी ने रीवा को अपनी गोद में लेकर अपने गले से लगा लिया। इसकी ने बहुत प्यार से कहा, अबे मेरा बच्चा, बेटा मम्मा है ना, बहुत हुआ, मम्मा है ना आपके पास, मेरा प्यारा सा बेटा, बस बस अब मम्मा है ना। रीवा अब सिसक सिसक कर रो रही थी और इसकी से चिपक गई थी। उसने रो रो कर खुद का बुरा हाल कर लिया था। इसकी ने उसे बहुत प्यार से सहलाया और उसे कंफर्ट करने की कोशिश की। कुछ देर के बाद रीवा थोड़ी चुप हुई, तब जाकर इसकी और राजवीर के सांस में सांस आई। राजवीर बार बार इसकी को कुछ न कुछ कह रहा था क्योंकि वो रीवा को यूं रोते हुए नहीं देख पा रहा था। इसकी ने कहा, राजवीर, रीवा से ज्यादा तो आप ही परेशान हो। अब ठीक है रीवा, कुछ देर में सो जाएगी। राजवीर ने कहा, इसकी देखो ना, रीवा के सिर पर कहीं चोट तो नहीं आई है ना, कहीं सूजन तो नहीं हुई है ना, मैं डॉक्टर को बुला लूं क्या? इसकी के हाथ पैर अच्छे किया तो उसके सिर पर कहीं भी सूजन नहीं आई थी। इसकी ने कहा, नहीं राजवीर, सूजन तो कहीं नहीं है, वो अचानक गिरी थी ना, इसीलिए ज्यादा डर गई थी। इसकी ने रीवा को गोद में लेकर घुमाया और कुछ ही देर में उसे नींद भी आ गई। जैसे ही रीवा सोई तो राजवीर उसके पास बैठा और उसे बहुत प्यार से सहलाने लगा था। उसकी आंखें रीवा को देखकर नम हो गई थी। उसने आज से पहले कभी भी रीवा को ऐसे रोते हुए नहीं देखा था। राजवीर ने कहा, इसकी आज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमने रीवा को अच्छे से सुलाना चाहिए था। राजवीर, आप प्लीज अब इतना परेशान मत होइए, आगे से हम जरूर ध्यान रखेंगे। इसकी रीवा का एक एक आंसू मेरे लिए बहुत कीमती है। जब भी वो रोती है तो मेरा दिल भी उसके साथ रोता है। राजवीर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। इसकी ने राजवीर को गले लगाते हुए कहा, राजवीर, मैं जानती हूँ आप रीवा से बहुत प्यार करते हो, देखो ना अब कितने आराम से सो रही है, आपको पता है
मिस राचल बताती है कि मैं भी कई बार बेड से नीचे गिर जाती थी। एक बार तो मैं और फैनिज के बंक बेड पर ऊपर वाली साइड पर सोई थी और रात में पता नहीं कैसे मैं अचानक नीचे गिर गई। ये जो मेरी लेफ्ट आईब्रो पर जो कट है ना, ये उसी का निशान है। इसकी ने राजवीर से कहा ताकि वो थोड़ा सा लाइट फील करे। हालांकि राजवीर को अभी बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। उसे बार बार यही लग रहा था कि उनकी गलती की वजह से रीवा इतना तंग हुई है। इसकी अगर मेरे बस में हो तो मैं आज के बाद रीवा के आंखों में एक आंसू भी न बहने दूं। इसकी मन ही मन सोच रही थी कि जब वो अनाथ आश्रम में थी तब उसने भी बहुत सारी दिक्कतें फेस की थी, लेकिन अगर उसके डैड भी उसके साथ होते तो वो भी इसकी का उतना ही ख्याल रखते और इसकी को दुनिया में प्रोटेक्ट करके रखते और फिर उसे कभी भी उनसे दूर अनाथ आश्रम में नहीं रहना पड़ता। इसकी अपने ही ख्यालों में डूबी हुई थी कि तभी राजवीर ने उससे कहा, इसकी क्या सोच रही है? कुछ नहीं राजवीर, मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि एक फादर अपनी डॉटर के लिए कितना ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है। राजवीर समझ गया था कि इसकी भी अपने पापा को याद कर रही थी। वो उसका दुख नहीं देख पा रहे थे क्योंकि उसने हमेशा देखा था कि जब भी राजवीर और रीवा होते थे साथ में तो इसकी उनके बॉन्ड को देखकर अपने पापा को बहुत ज्यादा मिस करती थी। राजवीर ने कहा, इसकी कभी कभी जो होता है वो जरूरी नहीं कि वही सच हो। इंसान को कई बार मजबूरियां इतना घेर लेती है कि वो चाहकर भी अपने ख्यालों के बीच नहीं रह सकता। राजवीर इसकी के फादर उदय प्रताप की मजबूरियों को समझता था, इसलिए उसने इनडायरेक्टली इसकी को ये बात समझाने की कोशिश की। राजवीर, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? इसकी ने राजवीर से पूछा क्योंकि राजवीर ने भी कुछ क्लियरली नहीं बताया था, इसलिए इसकी कुछ समझ नहीं पाई थी। राजवीर ने कहा, कुछ नहीं इसकी, एक दिन तुम मेरी बात को जरूर समझ जाओगे। इसकी ने राजवीर से कहा, राजवीर, कभी कभी आपकी बातें मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देती है। आपने जो कहा वो तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। राजवीर अब पहले भी बेटर फील कर रहा था और रीवा भी आराम से सो रही थी। इसकी और राजवीर भी बातें करते करते बेड पर लेट गए थे। राजवीर ने इसकी के गालों पर हाथ रखते हुए कहा, इसकी, मैं कह रहा हूँ ना कि जब सही टाइम आएगा तो सब कुछ खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। इसकी को अब बहुत ज्यादा तेज नींद आने लगी थी। उसने कहा, अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ। वैसे अगर आप थोड़ी सिंपल बातें कर लो ना तो मेरे लिए भी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ये बात सुनकर राजवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो इसकी की आंखों में देखने लगा, वहीं इसकी भी उसकी आंखों में देखने लगी थी। कुछ ही देर में दोनों को नींद आ गई थी। अगली सुबह कार्तिक के घर पर उदय प्रताप, रीत ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर बातें कर रहे थे। रीत ने कहा, आज तो लगता है कुछ ज्यादा स्पेशल डिश बन रही है चाचू। उदय प्रताप ने कहा, मैं अभी मेनू पता करने किचन में जा रहा था कि कार्तिक ने मुझे दूर से अंदर आने के लिए मना कर दिया है। रीत ने सरप्राइज होकर पूछा, आपको भी नहीं आने दिया क्या चाचू? वो जब भी कुकिंग करता है तो किसी को भी अंदर आने नहीं देता है। वो कहता है कि ये उसका प्राइवेट टाइम है। रीत ने धीमी आवाज में कहा, आपसे थोड़ी देर पहले मैं भी उसकी हेल्प करवाने के लिए जा ही रही थी, लेकिन उसने तो हेल्प लेने से साफ इनकार कर दिया और मुझे कहा कि जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ। मैंने भी उसकी बात मान ली चाचू। वैसे आप ये बात उसे मत बताना, लेकिन मैं भी सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ही गई थी। तभी कार्तिक बाहर आया, उसके हाथ में एक ट्रे थी। उसने रीत और उदय प्रताप को बातें करते हुए देख लिया था। उसने उन्हें देखते हुए कहा, मेरी ही बुराई कर रहे हो ना आप दोनों? नहीं तो, हम तो बस तुम्हारी कुकिंग स्किल की तारीफ कर रहे थे। ये बात सुनते ही कार्तिक तो बच्चों जैसे खुश हो गया था। कार्तिक ने कहा, हाँ हाँ, फिर तो आप दोनों कंटिन्यू करो। तभी कार्तिक ने वो ट्रे नीचे रखी। उसने आज सबके लिए गुजराती ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था। उसने इन सब के साथ कई तरह की चटनी भी बनाई थी। खाने को देखते ही रीत के मुंह में तो पानी आ गया था। रीत ने कार्तिक से कहा, कार्तिक, देखने में तो बहुत यम्मी लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी होगा। उदय प्रताप ने कहा। तभी रीत ने एक बाइट टेस्ट करते हुए कहा, वाह, इतना डिलीशियस, मुझे तो आज मजा ही आ गया है। मैं डॉक्टर होकर आज इतना बिंगिंग ईटिंग करने लगी हूँ कि मेरा वेट गेन हो गया है। रीत कार्तिक के बनाए खाने को कंट्रोल कर नहीं पाती थी। कार्तिक को जब रीत और उदय प्रताप से अच्छा रिस्पांस मिला तो उसने कहा,
तब तो मैं इसकी और राजवीर को भी बुला लेता हूँ। इसकी को गुजराती फूड बहुत ज्यादा पसंद है, उसने मुझे शादी में बताया था। उदय प्रताप भी मलेशिया जाने से पहले इसकी से मिलना चाहते थे और कार्तिक ने तो उनके दिल की बात ही कह दी थी। हाँ बेटा, बुला लो उन्हें भी। उदय प्रताप अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश थे। कार्तिक ने राजवीर को कॉल किया तो राजवीर और इसकी ऑफिस के लिए रेडी हो चुके थे। राजवीर ने जैसे ही कॉल पिक किया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, राजवीर तू और इसकी घर आ जाओ ना। कार्तिक अभी नहीं आ सकते हैं, इसकी अपनी क्लास के लिए निकल रही है और मैं ऑफिस जा रहा हूँ। राजवीर शूज पहन रहा था, इसलिए उसने फोन स्पीकर पर रखा हुआ था। राजवीर, मैंने इसकी की फेवरेट डिश बनाई है और अगर तू उसको लेकर नहीं आया ना तो मैं फिर तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। इसकी ने जैसे ही डिश का नाम सुना तो उसने दूर से ही चिल्लाकर कहा, कार्तिक भैया आप टेंशन मत लो, हम आ ही रहे हैं। ये सुनते ही कार्तिक को शांति मिल गई थी। उसने फोन रख दिया और उदय प्रताप से कहा, इसकी ने मेरी बात सुन ली है और अब वो किसी न किसी तरह राजवीर को यहाँ लेकर आ ही जाएगी। कार्तिक की बात सुनकर रीत बहुत ज्यादा खुश थी। वो इसके से मिलने वाली थी, लेकिन वो इस बात से परेशान भी थी कि राजवीर को अपने ऑफिस टाइम पर यहाँ आना पड़ेगा। रीत ने कहा, तुम और इसके दोनों ही एक जैसे हो, करना है मतलब करना है, उसके बाद फिर तुम दोनों कुछ नहीं सोचते हो। बिल्कुल इतनी सी छोटी सी लाइफ है तो इसमें इतनी सारी बातें क्यों सोचनी। खाओ पियो खिलाओ और मजे करो। वहीं उदय प्रताप की नजरें तो अब गेट पर ही टिकी हुई थी क्योंकि वो इसके से मिलना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ राजवीर के ऑफिस में नियति कुछ काम कर रही थी, तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, अगर तुम्हारी इज्जत इतनी प्यारी है तो हम जैसा कह रहे हैं वैसा ही करना, वरना तेरा हाल भी वैसा ही होगा जैसे बाकी लड़कियों जैसा हुआ था। उसने जैसे ही ये मैसेज पढ़ा तो उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। अभी कुछ दिन पहले ही तो उसने ये ऑफिस ज्वाइन किया था और फिर उसके साथ ये सब होने लग गया था। नियति ने घबराकर फोन को साइड में रख दिया और वो अपना पसीना साफ करने लगी। तभी दूसरा मैसेज आया जिसमें लिखा था, पसीना साफ करते हुए बहुत अच्छी लग रही हो। नियति ये पढ़ते ही अपने इधर उधर देखने लगी और तभी उसके पास एक पिक आई। ये फोटो सर्कुलेट करने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, किसी भी तरह की होशियारी करने की कोशिश मत करना, बस मेरे नेक्स्ट मैसेज का वेट करना। उसने फोन में ये मैसेज आया था। नियति को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। उसे इतना तो समझ आ गया था कि जो भी उसे मैसेज कर रहा था वो यहीं कहीं उसके आसपास था और हर पल उस पर नजर रख रहा था। नियति को अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने मन ही मन कहा, अब मैं क्या करूं? अगर मेरी ये पिक वायरल हो गई तो मेरा क्या होगा? कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा और मेरे मॉम डैड तो और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। उसने खुद से कहा, अब तो मुझे सुसाइड करनी होगी, इसके अलावा मेरे पास क्या रास्ता है। नियति वॉशरूम में गई और उसने सोचा कि वो वहीं पॉइजन पीकर अपनी जान दे देगी। वो जैसे ही ये करने की सोच रही थी तभी उसकी आंखों के सामने इसकी का चेहरा आया, मानो वो उसे ऐसा करने से रोक रही थी। नियति की आंखों में आंसू आ गए थे और उसने कहा, नहीं नियति, तू ये सब नहीं कर सकती है। तभी उसके मोबाइल पर एक दूसरा मैसेज आया और वो उसे पढ़कर और ज्यादा घबरा गई थी। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक के घर पर इसकी और राजवीर की कार जैसे ही गेट के बाहर रुकी तो उदय प्रताप को अंदाजा हो गया था कि वो आगे हैं। राजवीर को ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, लेकिन इसकी उसे जिद करके लेकर आई थी। इसकी और राजवीर अंदर गए तो सभी उसका ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहे थे। इसकी और राजवीर कार्तिक और रीत से भी मिले। इसकी को देखकर उदय प्रताप का चेहरा खिल गया था। इसकी ने कहा, नमस्ते अंकल, आप कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ इसकी बेटा, आप दोनों कैसे हो? तभी इसकी ने कहा, मैं तो आपके जैसे बहुत अच्छी हूँ अंकल, लेकिन राजवीर थोड़ा गुस्सा है क्योंकि मैं इनको जबरदस्ती अपने साथ लेकर आई हूँ। कार्तिक ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसने कहा, ये तो वैसे भी गुस्सा ही रहता है, कोई नई बात तो है नहीं, बताओ ना इसकी। रीत ने बात को संभालते हुए कहा, राजवीर भैया आप बैठो ना, ये दोनों तो ऐसे ही मजाक करते रहेंगे। रीत जानती थी कि इसकी और कार्तिक जब साथ में मिल जाते थे तो किसी न किसी को रोस्ट करते रहते थे। राजवीर ने कहा, इसकी जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो और हमें जाना भी है। इसकी ने जैसे ही ब्रेकफास्ट की तरफ देखा तो उसने कहा, आहा, ये देखकर तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया है। कार्तिक भैया आप बेस्ट हो, हीरे की परख तो सिर्फ जौहरी को ही होती है ना इसकी। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा भैया,
कार्तिक और इसकी एक दूसरे की तारीफ करके आपस में बहुत ज्यादा खुश थे। सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। कार्तिक ने देखा कि राजवीर ज्यादा कुछ खा नहीं रहा था, तो उसने कहा, राजवीर तू थोड़ा और तो ले ले, मैं ब्रेकफास्ट करके आया हूँ। कार्तिक। उदय प्रताप ने राजवीर की बात सुनकर कहा, राजवीर मुझे कुछ काम है तुमसे, एक बार स्टडी रूम में चलकर डिस्कस कर लेते हैं। राजवीर उदय प्रताप के साथ स्टडी रूम में चला गया। उसके जाते ही इसकी ने कहा, मैं तो अच्छे से खाऊंगी भैया, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट करके नहीं आई हूँ। हाँ इसकी आराम से खाओ। तीनों मिलकर बातें करने लगे। तभी रीत ने कहा, अब मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। इसकी एक दिन हमें शॉपिंग भी चलना है। तुम्हें पता है ना कि करवा चौथ आ रहा है और मैं तुम्हारी पसंद से ही ड्रेस लेना चाहती हूँ। इसकी ने कहा, हाँ भाभी मैं आपके साथ चल लूंगी, बहुत मजा आएगा। तभी रीत ने इसकी से पूछा, तुम करवा चौथ नहीं करती हो क्या? इसकी ने इस बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था और आज तक उसने कोई भी फास्ट नहीं किए थे। उसने कहा, नहीं भाभी मुझसे नहीं होते ये सब फास्ट, एक्चुअली मुझसे भूखा नहीं रहा जाता है। इसकी की बात सुनकर कार्तिक ने कहा, मुझसे भी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन भूखा नहीं रह सकता हूँ। ये सुनकर रीत ने कहा, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कार्तिक कि आप भूखे नहीं रह सकते हो, खुद भी खाते हो, दूसरों को भी बहुत सारा खिलाते भी हो। पता है इसकी शादी के बाद मेरा वेट बस बढ़ते ही जा रहा है। रीत को अपने बढ़ते वेट की टेंशन हो रही थी। मेरा तो खुद यही हाल है भाभी, मेरा भी बहुत ज्यादा वेट गेन हो रहा है और मुझसे तो एक्सरसाइज भी नहीं होती है। आप बताओ मैं क्या करूं? खाना देखते ही तो मैं टूट पड़ती हूं। तुम तो रहने दो इसकी, तुम्हें देखकर तो कोई ये बात नहीं बता सकता है कि तुम्हारी एक बेटी भी है। रीत ने इसकी से कहा था। ये सुनकर इसकी को बहुत ही अच्छा लगा। तभी रीत ने कहा, अच्छा इसकी अब मैं चलती हूँ, आज तो मुझे बहुत ज्यादा लेट हो गया है। ये कहकर रीत वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी। कुछ देर के बाद राजवीर और उदय प्रताप भी डिनर टेबल के पास आ गए थे। उदय प्रताप ने इसके से कहा, बेटा ऐसे ही आते रहा करो, घर में रौनक लग जाती है। इसकी ने कहा, हाँ अंकल मैं फिर आऊंगी। तभी कार्तिक किचन से एक टिफिन लेकर आया और उसमें वो टिफिन इसकी के हाथों में दे दिया था। थैंक यू भैया। राजवीर ने पूछा, इसमें क्या है इसकी? तभी कार्तिक ने बात को बीच में काटते हुए कहा, तू भूल गया है क्या कि इसकी मेरी बहन है? तुझे याद नहीं है डैड ने इसकी को मेरी और साहिल का बहन बनाया था, तो उस हिसाब से ये उसका मायका हुआ। अब इसकी का भाई उसे कुछ भी दे, उससे तुझे क्या लेना देना? राजवीर ने कार्तिक से कहा, तुम दोनों से तो बातों में कोई जीत नहीं सकता है। इसकी ने कहा, हाँ ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। कुछ देर और बातें करके इसकी और राजवीर ऑफिस के लिए निकल गए थे। राजवीर ने इसकी को गेस्ट हाउस ड्रॉप कर दिया और इसकी ने दीपिका का गेटअप लिया और कुछ ही देर के बाद ऑफिस भी आ गई थी। वो जैसे ही ऑफिस गई तो मिस्टर गुप्ता ने उसे अपने केबिन में बुला लिया। उन्होंने कहा, दीपिका अब तुम्हारे कंधे पर यूएस वाले प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी है। मैं तो यहाँ तुम्हारी हेल्प के लिए हमेशा हूँ, लेकिन तुम्हारी इसकी रिसर्च, प्रेजेंटेशन और बाकी काम तुम्हें बहुत जल्द करने होंगे। मिस्टर गुप्ता अब इसके पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लगे थे, क्योंकि उसने अपने आप को धीरे धीरे प्रूव कर दिया था। इसकी ने कहा, यस सर, मैं अपना 100% कर दूंगी। ये कहकर इसकी जा ही रही थी कि मिस्टर गुप्ता ने कहा, दीपिका मुझे तुमसे एक और हेल्प चाहिए। पिछले कुछ टाइम से हमारे ऑफिस में फीमेल एम्प्लॉय का रेशियो बहुत कम हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लेवल पर इसके बारे में भी पता करो। राजवीर सर इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान भी हैं। मिस्टर गुप्ता बहुत ही लॉयल एम्प्लॉय थे और वो राजवीर भी बहुत ज्यादा फिक्र करते थे। इसकी ने कहा, यस सर। इसकी जैसे ही केबिन से बाहर निकली तो उसके दिमाग में कई बातें चल रही थी। वो ऑफिस आते हुए कई दिन हो गए थे, लेकिन अभी तक उसके हाथ कुछ लगा नहीं था। वो यहाँ सभी पर नजर रखती थी, लेकिन अभी तक उसके हाथ में कोई ऐसा सुराख नहीं लगा था जिससे वो किसी पर शक कर पाए। इसकी अपनी डेस्क पर जाकर बैठी तो उसने देखा कि आज फिर से उसकी डेस्क पर एक स्टिक ऑन नोट लगा हुआ था। इसकी झट से उसे देखा तो उसमें लिखा था, क्या हुआ कुछ पता नहीं चला? मैं यही हूँ लेकिन बस दिखता नहीं हूँ, ऑफिस का दरिंदा। इसकी ने जैसे ही ये नोट पढ़ा तो उसने राजवीर को टेक्स्ट किया, चेक सीसीटीवी। वो जानती थी कि अब उस आदमी को पकड़ने का बस यही एक रास्ता था। राजवीर को जैसे ही इसकी का मैसेज मिला तो उसने एक टीम को पूरी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के काम पर बिठा दिया था। इसकी ऐसे शो कर रही थी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था।
वो उसे इग्नोर कर रही थी। वो चाहते थे कि वो आदमी खुद परेशान होकर इसकी के सामने आ जाए, क्योंकि इसकी को इतना तो समझ आ गया था कि ये आदमी उसे डराना चाह रहा था। इसकी अपना काम करने बैठ गई थी। नियति काफी देर से इसकी का वेट कर रही थी। उसने जैसे ही इसकी को देखा तो उससे रहा नहीं गया। वो इसकी के पास आई और उसने कहा, दीपिका, मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना नियति, मैं सुन रही हूँ। इसकी काम कर रही थी, इसलिए उसने लैपटॉप में देखते हुए कहा। नियति ने कहा, ऐसे नहीं, पहले तुम फ्री होकर मेरी बात सुनो। इसकी ने अपना लैपटॉप बंद किया और नियति की तरफ देखते हुए कहा, लो कर दिया काम बंद, अब तो बताओ कि आखिर बात क्या है। नियति ने कहा, यहाँ नहीं दीपिका, तुम मेरे साथ कैंटीन में चलो। इसकी नियति की बात मानकर उसके साथ कैंटीन में चली गई। इसकी को नियति पर बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। उसने कहा, क्या हुआ नियति, तुम इतना परेशान क्यों हो? नियति ने पहले तो इधर उधर देखा और फिर गहरे सांस लेते हुए कहा, इस कंपनी का जो बॉस है ना, वो बहुत ज्यादा ठरकी है दीपिका। मैं तो बस तुम्हें भी कह रही हूँ कि ये कंपनी बिल्कुल अच्छी नहीं है, तुम भी रिजाइन कर दो। वो लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें करता है और फिर उन्हें बेचता भी है। इसकी ने जैसे ही ये बात सुनी तो पहले तो उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि नियति उसके हस्बैंड के बारे में ये सब कह रही थी। हालांकि इसकी ने खुद को कंट्रोल किया, क्योंकि अगर वो अभी कुछ ज्यादा रिएक्ट कर देती तो नियति उसे सब कुछ बता नहीं पाती। नियति, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें कैसे पता इन सब के बारे में? मुझे पता है दीपिका, क्योंकि बॉस ने खुद मेरे साथ बदतमीजी की थी। पहले तो उन्होंने मुझे किसी काम से अपने ऑफिस में बुलाया और जैसे ही मैं वहां गई तो मुझसे ऐसे वैसे बातें करने लगे और उसके बाद उन्होंने, नियति ये कहते हुए जोर जोर से रोने लगी थी। इसकी ने उसे चुप करवाते हुए कहा, नियति, मैं जानती हूँ कि तुम ये जो कुछ भी कह रही हो वो किसी न किसी प्रेशर में कह रही हो। इसकी की बात सुनते ही नियति हैरान रह गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके बिना बताए भी इसकी को ये सब कैसे पता था कि वो किसी प्रेशर में राजवीर के खिलाफ ये सब कह रही थी। वहीं दूसरी तरफ राजवीर के केबिन में सिक्योरिटी टीम ने एक आदमी राजवीर के केबिन में आया और उसने कहा, सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। राजवीर ने कहा, क्या हुआ? सर, हमने जो पूरे ऑफिस में सीसीटीवी इंस्टॉल करवाए थे वो काम नहीं कर रहे हैं और हमारे सिक्योरिटी सिस्टम भी हैक हो चुका है। ये सुनते ही राजवीर को कुछ कुछ बातें और साफ समझ में आने लगी। उसने गुस्से में कहा, इसको जल्दी ठीक करो। ये सुनते ही सिक्योरिटी हेड वहाँ से चला गया। तभी राजवीर के पास रॉकी का कॉल आया। राजवीर ने जैसे ही फोन उठाया तो रॉकी ने कहा, भेड़िया हमारे बीच में है सर, बस कुछ देर में मैं आपको उसका नाम और पता भी भेज दूंगा। रॉकी की बात सुनकर राजवीर ने कहा, रॉकी, जैसे ही कुछ पता चले तो सबसे पहले मुझे बताना, और वो जो कोई भी है उसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसकी की सिक्योरिटी को और भी ज्यादा टाइट कर दो। रॉकी ने कहा, जी सर। राजवीर ने इतना कहकर फोन रख दिया था। वहीं दूसरी तरफ कैंटीन में इसकी ने नियति को समझाया था कि उसे जो कोई भी ब्लैकमेल कर रहा है उससे डरने की जरूरत नहीं है। उन सभी लड़कियों को एक साथ मिलकर हिम्मत दिखानी होगी, वरना वो उस आदमी को ढूंढ नहीं पाएंगे। नियति और इसकी ने एक प्लान बनाया और फिर इसकी नियति को लेकर ऑफिस में गई और उसने बहुत ही नॉर्मल रिएक्ट किया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। कुछ देर के बाद इसकी ने वुमन मीटिंग का बहाना करके सभी लड़कियों को कॉन्फ्रेंस रूम में बुला लिया था। जैसे ही सभी लड़कियां वहां आई तो इसकी ने कहा, मैं जानती हूँ कि आजकल ऑफिस में क्या हो रहा है, लेकिन अगर हम इसी तरह डरते रहेंगे तो ये लोग हमारा और फायदा उठाएंगे। अगर आज हम सभी खामोश रहे तो फिर कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। सभी लड़कियां इतनी डरी हुई थी कि कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं थी। तभी नियति ने कहा, मुझे उसने जान से मारने की धमकी दी है। तभी दूसरी लड़की ने कहा, उस आदमी ने मेरी गंदी गंदी फोटो लेकर मुझे बहुत धमकाया है। मैं जब पुलिस कंप्लेन की तो उसने मेरी मॉम डैड को बहुत मारा। एक लड़की ने रोते हुए कहा, उसकी वजह से मेरी दोस्त ने सुसाइड कर ली, मुझे उसकी मौत का बदला लेना है। एक लड़की ने कहा, मुझे अपनी खोई हुई इज्जत का बदला लेना है। तभी दूसरी लड़की ने कहा, वो हमें कहता है कि राजवीर सर के बारे में गलत गलत बोलो और जब हम मना कर देते हैं तो वो अपने गुंडे भेजकर हमारे साथ गंदे गंदे काम करवाता है। तभी दूसरी लड़की ने कहा, दीपिका दीदी, हमें बचा लो, हम इस जाल में नहीं फंसना चाहते हैं। इसकी ने देखा कि हर किसी लड़की के साथ यहाँ कुछ न कुछ बुरा हुआ था। उसने सबसे कहा,
आप लोगों ने मुझ पर यकीन किया है तो मैं आपको वादा करती हूँ कि उस भेड़िए को हम सब ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो आज के बाद किसी के साथ बुरा करना तो क्या उसके बारे में सोचेगा भी नहीं। इसकी की बात सुनकर सभी में जोश आ गया था। फिर इसकी ने कहा, कल हम सभी मिलकर उस आदमी को पकड़ लेंगे और उसके बाद आप सभी उससे अपना अपना बदला ले सकती हैं। ये सुनते ही सभी लड़कियों को बहुत रिलीफ हुआ। जिस बात ने उनकी जिंदगी नरक बना दी थी, फाइनली कोई उन्हें उस प्रॉब्लम से निकालने वाला आ गया था। इसकी ने सबको एक प्लान बताया और उसके बाद सभी लड़कियां अपने अपने काम पर लग गयीं। इसकी ऑफिस से फ्री होकर हर एक एम्प्लॉय के घर गई और उन्होंने सभी सच्चाई बताई, जिससे सभी के दिल में इंसाफ की उम्मीद जगी। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी ने किसी को कॉल किया और कहा, सर लगता है हमारे प्लान की खबर उसको लग गई है। सारी लड़कियां हमारे खिलाफ होने की साजिश कर रही हैं। अब क्या करना है सर? वो दूसरा आदमी अपने घर में बैठकर सिगरेट की कस ले रहा था। उसने कहा, जला दो सबको एक साथ। दूसरे आदमी ने कहा और जोर जोर से हंसने लगा था। वहीं दूसरी तरफ रात का वक्त था। इसकी और मीसा टेरेस पे खड़े थे। मीसा ने इसकी को देखकर कहा, इसकी क्या सोच रही है? इसकी ने मीसा से कहा, मीसा कल मेरे लिए एक बहुत ही टॉप डे है। मैं जानती हूँ कि मैंने अभी तक तुझे कुछ बताया नहीं है, लेकिन तू भी प्रे करना कि मैं जो काम करना चाहती हूँ वो जरूर पूरा हो जाए। मीसा ने इसकी की तरफ देखते हुए कहा, तेरा नाम इसकी है? तो कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है। इसकी तू जानती है ना कि तू भगवान की सबसे प्यारी बच्ची है। मैं तो ये नहीं जानती कि तू कल क्या करने वाली है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि तू जो भी करेगी वो 100% सक्सेसफुल होगा। ऐसा कोई काम दुनिया में बना ही नहीं है जो इसके से ना हो पाए। मीसा की बात सुनकर इसकी का कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया। उसने कहा, तुझे पता है मैंने आज तक तुझ जैसा दोस्त नहीं देखा। चाहे मैं गलत हूँ या सही, लेकिन तू मेरे साथ हमेशा खड़ी रहती है मीसा। ये कहते हुए इसकी इमोशनल हो गई थी और उसने मीसा को गले लगा लिया। मीसा ने आंसू पोंछते हुए कहा, बहुत हो गया ये ड्रामा क्वीन, हम दोनों लड़ते हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो तेरे साथ जहन्नुम में भी चल लूंगी और जो तुझे तंग करे उसके लाइफ में मैं जहन्नुम बना दूंगी। ये सुनते ही इसकी भी हंसने लगी थी। दोनों थोड़ी देर और टेरेस पर टाइम स्पेंड किया, फिर वो अपने अपने रूम में चली गयी। मीसा से बात करके इसकी बहुत ज्यादा खुश थी। इसकी और राजवीर के रूम में रात के 10 बजे इसकी जैसे ही अपने रूम में आई तो उसने देखा कि राजवीर घर आ गया था। इसकी ने पूछा, राजवीर आपने खाना खाया? इसकी, मैंने खाना खा लिया है, लेकिन तुम कहाँ थी? मैं छत पर थी, मुझे आपको कुछ बताना है। राजवीर इसकी के पास आकर बैठ गया था और इसकी ने राजवीर को आज ऑफिस में हुई एक एक बात बता दी थी। राजवीर यह जानकर बहुत ज्यादा हैरान था कि उसके रहते हुए ऑफिस में फीमेल एम्प्लॉय और उसके फैमिली के साथ ये सब हो गया था। राजवीर को अंदर से बहुत बड़ा धक्का लगा था, लेकिन वो ये भी जानता था कि इसके पीछे उसके किसी न किसी दुश्मन का ही हाथ है। राजवीर ने भी इसके को सब कुछ बता दिया था कि कैसे उनके ऑफिस का सिक्योरिटी सिस्टम भी हैक कर लिया गया था। उसने कहा, इसकी अगर आज तुम मुझे उस टाइम टेक्स्ट पर ये बात नहीं बताती तो हम ये सब कभी समझ ही नहीं पाते। सीसीटीवी फुटेज को भी टेम्पर कर लिया है, मैंने उसे भी लैब भिजवा दिया है। मिहिर के फ्रेंड निशांत ने इसमें मेरी बहुत हेल्प की है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना राजवीर, दुश्मन हमारे सामने है, अब बस उसके चेहरे से नकाब हटाना है। इसकी अब उस आदमी को पकड़कर उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना चाहती थी, क्योंकि उसकी वजह से कई लड़कियां डिप्रेशन में चली गई थी और एक लड़की ने तो खुद की जान ही दे दी थी। इसकी ने गुस्से में कहा, बस एक बार वो आदमी मेरे हाथ आ जाए, मैं ना उसका वो हाल करूंगी कि वो खुद को पहचान भी नहीं पाएगा। इसकी की आंखों में इतना गुस्सा राजवीर ने पहली बार देखा था। राजवीर ने इसकी से कहा, इसकी मेरी बात सुनो, तुम्हें ना ऑफिस में अब जरा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। दुश्मन जब बाहर से अटैक करता है तो उसे हराना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर दुश्मन अपने बीच में ही हो तो उसे पकड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। इसकी राजवीर की बात समझ गई थी। उन्हें ये तो पता चल गया था कि उसका दुश्मन उसे ऑफिस में छुपा बैठा था, लेकिन वो कौन था उसका अंदाजा अभी तक उन्हें लगा नहीं था। इसकी ने कहा, राजवीर आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं कुछ करने से पहले आपको एक बार इन्फॉर्म कर दूंगी। राजवीर ने इसकी को समझाया, इसकी प्लीज मैं फिर से कह रहा हूँ कि बी केयरफुल। इसकी ने कहा, आई फील राजवीर। इसकी आज बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही थी, तो राजवीर ने उससे कहा, इसकी अब मैं तुम्हें सुला रहा हूँ, आज तुमने पूरे दिन बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है।
राजवीर ने इसकी को अपनी बाहों में सुलाया और बहुत प्यार से उसके बालों में हाथ फेरने लगा। कुछ देर के बाद राजवीर को भी नींद आ गई थी, लेकिन इसकी के दिमाग में तो बस एक ही नाम चल रहा था, जो था ऑफिस का दरिंदा। अगली सुबह इसकी आज बहुत जल्दी उठ गई थी, क्योंकि आज उसे किसी भी कीमत पर इस राज से पर्दाफाश करना था। राजवीर ने देखा कि इसकी आज बहुत जल्दी रेडी हो गई थी। उसने कहा, इसकी अपना ध्यान रखना और कुछ भी करने से पहले मुझे फोन या मैसेज जरूर कर देना। राजवीर, आप भी अपना ध्यान रखना, मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। वो रेडी होकर नीचे गई तो दादी, कोमल जी और अर्णव जी एक साथ बैठे हुए थे। इसकी ने कहा, आप सभी आज मुझे आशीर्वाद दो। आज मैं अपनी लाइफ की सबसे टॉप परफॉर्मेंस करने जा रही हूँ। इसकी को आज अंदर से ही फील हो गया था कि आज वो उस आदमी को पकड़ ही लेगी। हमेशा सफल रहो, दादी ने इसकी को आशीर्वाद देते हुए कहा। उसके पीछे पीछे कोमल जी और अर्णव जी ने भी इसकी को आशीर्वाद दे दिया। कोमल जी थी और किचन की तरफ गईं और फिर हाथ में कुछ लेकर आ गईं। उन्होंने इसके से कहा, ये लो बेटा, दही शक्कर खा लो। कहते हैं इसे खाने से सभी काम सफल होते हैं। इसकी ने कोमल जी के हाथों से दही शक्कर खाई और फिर वो ऑफिस के लिए निकल गई थी। इसकी ने जैसे कार स्टार्ट की तो उसके दिमाग में कुछ आया। कुछ देर के बाद इसकी मंदिर की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रही थी। वो पहले जब भी कभी परेशान होती थी तो वो इसी मंदिर में आकर अपना दिल हल्का करती थी। इसके ऊपर गई और उसने माता रानी से कहा, हे मैया, मैंने सुना है कि आपने भी दुष्ट असुर का वध किया था। आज फिर वही असुर इस दुनिया में आ गए हैं माँ। मुझे शक्ति दो माँ, मैं भी उस दुष्ट को सही सबक सिखा सकूं, ताकि आज के बाद वो किसी भी औरत की तरफ बुरी नजर डालना तो दूर, बल्कि उसके बारे में सोचकर ही कांपे। माँ, मुझे शक्ति दो माँ। इसकी ने जैसे ही माता के चरणों में माथा टेका तो उसके गले में एक माला आकर गिर गई। पंडित ने कहा, जय माता दी। बेटा, तू तो बहुत भाग्यशाली है। माता रानी ने खुद तुझे अपना आशीर्वाद दिया है। तेरी जो भी इच्छा है उसमें माता रानी तेरे साथ है। बोलो जय माता दी। इसकी के चेहरे पर एक अलग ही तेज नजर आ रहा था। उसने कहा, जय माता दी। इसकी को जैसे ही माता का आशीर्वाद मिल गया था तो उसके मन में 1% भी डर नहीं था। वो वहाँ से ऑफिस चली गई। सिंघानिया कंपनी में वो जैसे ही ऑफिस आई तो उसे बहुत ज्यादा हैरानी हुई थी, क्योंकि आज उसे ऑफिस में कोई भी एम्प्लॉय दिख नहीं रही थी। इसकी आकर अपने डेस्क पर बैठी और नियति का वेट करने लगी। नियति अभी तक क्यों नहीं आई और बाकी एम्प्लॉय कहाँ है? आज तो हमें साथ मिलकर उस आदमी को पकड़ना था, कहीं वो सब किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। इसकी ने मन ही मन सोचा। इसकी कुछ समझ नहीं आया तो वो मिस्टर गुप्ता के केबिन में गई तो उसने देखा कि मिस्टर गुप्ता भी उनके केबिन में नहीं थे। तभी उनके असिस्टेंट ने इसकी से कहा, दीपिका जी, सर तो राजवीर सर के साथ मीटिंग के लिए गए हैं। इसकी ने पूछा, आज कोई भी फीमेल एम्प्लॉय क्यों नहीं आई है? असिस्टेंट ने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्योंकि आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सभी एम्प्लॉय एक साथ छुट्टी ले ले। इसकी इतना तो समझ गई थी कि इसके पीछे जरूर उसी आदमी का हाथ होगा जिसने आज तक ये सब किया था। हालांकि इसकी सभी फीमेल एम्प्लॉय की सेफ्टी के लिए परेशान भी थी, क्योंकि आज वो सभी मिलकर उस आदमी का भंडा फोड़ने वाली थी। इसकी ने खुद से कहा, कोई क्यों नहीं आया अभी तक? अब तक तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। इसकी जैसे ही अपने डेस्क के पास आकर बैठी तो उसने देखा कि आज सेम वही नोट उसके डेस्क पर लगा हुआ था जो उसने पहले दिन देखा था। इसकी ने जल्दी से उसे निकाला और देखा तो उस पर लिखा हुआ था, ज्यादा जासूसी करने का शौक है ना तो यहाँ आ जाना, योर ओनली ऑफिस का दरिंदा। इसकी ने जैसे ही ये नोट देखा तो अचानक बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने तुरंत राजवीर को कॉल करने के लिए मोबाइल निकाला, लेकिन राजवीर एक मीटिंग के लिए गया हुआ था और उसका मोबाइल गलती से कार में ही रह गया था। इसकी ने काफी बार कॉल ट्राई किया, लेकिन राजवीर उससे बात नहीं कर पाया था। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती हूँ, ऐसा ना हो कि फिर बहुत ज्यादा देर हो जाए। इसकी ने बैग उठाया और बिना कुछ कहे वो ऑफिस से निकल गई थी। वहीं इसकी जैसे ही ऑफिस से निकली तो उसी टाइम बॉडीगार्ड किसी से बात कर रहा था। उसे पता ही नहीं लगा कि कब इसकी वहां से ऑटो पकड़कर चली गई थी। ऑटो में इसके के मन में बहुत तरह के ख्याल आ रहे थे। उसने खुद से कहा, ना तो राजवीर फोन उठा रहे हैं और ना ही मैं ये बात किसी और को बता सकती हूँ। अब करूँ तो क्या करूँ? वहीं इसके के ऑफिस से निकलते ही किसी ने एक आदमी को कॉल किया और वो कहा वो निकल गई है।
वहीं दूसरी तरफ शहर से दूर एक सुनसान फैक्ट्री में, ये फैक्ट्री एक बहुत बड़ा खंडर था। इंसान तो यहाँ क्या, परिंदा भी पर नहीं मारता था। कहीं से पानी गिर रहा था तो कहीं बड़ी बड़ी जंग लगी हुई थी, मशीन लगी हुई थी। ये देखने में फैक्ट्री कम बल्कि हंटेड प्लेस ज्यादा लग रहा था। यहाँ साइड साइड में बड़े बड़े कंटेनर्स थे और गैस सिलेंडर भी रखे हुए थे। राजवीर के ऑफिस में काम करने वाले सभी फीमेल एम्प्लॉय को बंद किया हुआ था। वहाँ मौजूद हर एक लड़की बहुत ज्यादा घबराई और डरी हुई थी। तभी एक बड़ी मूंछों वाला आदमी उसके पास आया और उसने रोती हुई लड़कियों को देखकर कहा, ये रोना धोना बंद कर, रोने धोने से अपन को सख्त नफरत है। तभी उसने नियति, जिसने अभी कुछ दिन पहले ही ऑफिस ज्वाइन किया था, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, ये आइटम तू इधर आ। नियति बहुत ज्यादा डर रही थी और डर के मारे उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी, वो उठ नहीं रही थी। तभी उस गुंडे ने कहा, तुझे सुनाई नहीं देता है क्या, तेरे लिए अलग से कार्ड छापूं? और वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा था। उसे हंसता हुआ देखकर उसके बाकी साथी गुंडे भी हंसने लगे थे। सभी हंसने लगे तो नियति को वहाँ से भागने का एक आइडिया आ गया। वो सभी गुंडे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि तभी नियति वहाँ से भागने लगी। वो जैसे ही भागी तो मूछे वाले गुंडे ने कहा, बगावत, वो भी अपन से, इसको पकड़ कर लाओ और इस साली का वो हाल करो कि वापस कभी अपने पैरों पर भी चल न पाए। उसने अपने गुंडों से कहा, ये फैक्ट्री बहुत बड़ी थी इसलिए नियति छुपते छुपाते भागने की कोशिश कर रही थी। नियति किसी तरह फैक्ट्री से बाहर निकल गई थी। वो जैसे ही भाग रही थी तो उसकी टक्कर किसी से हो गई। नियति बहुत ज्यादा घबराई हुई थी इसलिए वो खुद को बैलेंस नहीं कर पाई और सीधा नीचे गिर गई। तभी इसकी ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, नियति डरो मत, मैं हूँ, मैं आ गई हूँ ना। इसकी ने उसे कंफर्ट फील करवाते हुए कहा। नियति इसकी को देखकर इतना खुश हुई कि उसने कहा, दीपिका, ये लोग बहुत ज्यादा डेंजरस हैं, हमें 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए, जल्दी चलो यहाँ से। वो इसकी का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश कर रही थी कि इसकी ने उसका हाथ पकड़कर रोका और कहा, नियति, हम तो भागकर बच भी जाएंगे, लेकिन उनका क्या, जो बिना किसी कसूर के अंदर बैठी हुई हैं। नियति ने जैसे ही इसकी की बात सुनी तो उसने सोचा कि वो 1 मिनट के लिए भी कितना ज्यादा सेल्फिश हो गई थी। इसकी हम 2 हैं और वो इतने सारे, हम सब कैसे मुकाबला करेंगे उनका। एक औरत अकेले ही 100 पर भारी पड़ती है, वही हम तो इतनी सारी हैं, हम तो उनका अंत करके ही रहेंगे। कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझना, इसकी ने नियति को समझाते हुए कहा। नियति ने कहा, दीपिका, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब बताओ मुझे क्या करना है। इसकी ने उससे अंदर की सारी बात पूछी और उसने इसकी को सब कुछ बता दिया था। इसकी ने उसके कान में एक प्लान बता दिया। इसकी के बताए हुए प्लान के अकॉर्डिंग नियति उसके पीछे पीछे जाने लगी। बाहर 2 गुंडे खड़े थे। नियति ने उसके सामने अपने पास आने का इशारा किया और बालों से अदाएं दिखाई। वो गुंडे जैसे ही उसके पीछे आए तो वहाँ इसकी खड़ी थी। उसने एक के मुंह पर लात मारी और दूसरे के पेट में गुस्सा मारा। नियति तो ये देखकर हैरान रह गई थी। इसकी ने कहा, ब्लैक बेल्ट हूँ, कम ऑन, अब दूसरा टारगेट। वहीं अंदर मूंछों वाला गुंडा लड़कियों को धमका रहा था। उसने कहा, अपन के बॉस का सीक्रेट सबको बताएगी, तुम लोगों में बहुत गर्मी आ गई है, आज तुम सबकी गर्मी अपन उतारेगा। तभी 2 गुंडे भागते हुए अंदर आए और मुंह लटकाकर खड़े हो गए थे। मूंछों वाले गुंडे ने पूछा, कहाँ है वो लड़की? वो तो भाग गई। तभी पीछे से 2 गोली चली और सीधा जाकर उन दोनों गुंडे के सीने को पार कर गई। वहाँ पर एक आदमी मास्क लगाकर आया था। गोली चलते ही सभी लड़कियां बहुत ज्यादा डर गई थी। मूंछों वाले गुंडे ने कहा, साहब, आपने ये क्या किया? इन दोनों को मारा क्यों? अगर ये दोनों काम ठीक से नहीं कर सकते थे तो इनको जीने का भी कोई हक नहीं है। ये कहते हुए उसने अपना मास्क उतारा। उसका मास्क जैसे ही उतरा तो सभी एम्प्लॉय उसे देखती रह गई। उसने जोर से हंसते हुए कहा, मैं ही हूँ ऑफिस का दरिंदा। तुम लोगों को क्या लगा मैं तुम सबको छोड़ दूंगा? आज मैं तुम सबकी जान यहाँ और इसी वक्त लूंगा। अब बस बचने का एक ही रास्ता है, एक एक करके यहाँ आओ और राजवीर के बारे में कैमरे में बोलो कि वो लड़कियों को नौकरी देने के बहाने उसकी इज्जत लूटता है, सभी लड़कियों के वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता है। जो लड़की ये कर देगी उसकी जान आज मैं बकस दूंगा। सभी लड़कियां एक दूसरे की तरफ देखने लगी थी। राजवीर ने आज तक अपने एम्प्लॉय को गलत नजरों से देखा नहीं था, इसलिए किसी भी लड़की का मन उसके खिलाफ बोलने का नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ इसकी और नियति इस तरह गुंडों को मारते हुए अंदर तक आ गई थी। इसकी की सूझबूझ और उसकी स्किल आज उसकी रियल लाइफ में बहुत ज्यादा काम आ रही थी।
वो एक बड़े से हॉल के पास पहुंच गई थी जहां पर सभी लड़कियों को रखा गया था। इसकी और नियति ने जैसे ही खिड़की से झांककर अंदर देखा तो दोनों ही सामने उस आदमी को देखकर हैरान रह गए थे। वहीं दूसरी तरफ राजवीर की मीटिंग जैसे ही खत्म हुई तो उसने देखा कि इसकी ने उसे कॉल किया था। तभी उसने फोन निकाला और इसकी को कॉल लगाया। इसकी ने उस मूछे वाले गुंडों पर निशाना ताना ही था कि उसका फोन बजने लगा। जैसे ही उसका फोन बजा तो दो गुंडे पीछे आए और इसकी और नियति को आगे लेकर चले गए थे। इसकी और नियति के हाथ ऊपर करवा दिए थे और उसके गर्दन पर बंदूक तानी थी। ऑफिस के दरिंदे ने जैसे ही इसकी को देखा तो कहा, आइए आइए दीपिका जी, अभी तक तो मैं आपका ही वेट कर रहा था। आपके बिना तो किसी को मारने में मजा ही नहीं आता। इसकी ने जैसे ही उस आदमी को देखा तो उसने गुस्से में कहा, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। तेरे जैसे के ऊपर तो मैं थूकते भी नहीं हूँ। इसकी की हिम्मत देखकर गुंडे को गुस्सा आ गया। उसने कहा, ए लड़की, ज्यादा साम पट्टी नहीं वरना इधर ही काट दूंगा। इसकी को अभी यहाँ किसी से भी डर नहीं लग रहा था। उसने कहा, अभी तो क्या काटेगा मुझे, एक बार मेरे सामने आया ना तो तेरी खाल उधेड़ दूंगी। इसकी ने बाकी सभी लड़कियों की तरफ देखकर कहा, ये तो कुछ है और हम इतनी सारी, अगर एक को निपटा ले तो ये लोग हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसकी ने सभी के अंदर हौसला जगाने के लिए कहा था। इसकी की हिम्मत देखकर सभी में हिम्मत आने लगी थी। वो सभी आगे आकर गुंडों को मारने लगी कि तभी मूछ वाले गुंडे ने इसकी को पीछे से पकड़ लिया और कहा, अब कोई हिला तो इसकी खोपड़ी को तो अपन उड़ा देगा। सभी एम्प्लॉय वहीं रुक गई थी। इसकी ने नीचे से घूमकर उसके पैरों पर एक लात मारी और उसकी बंदूक साइड में गिर गई। इसकी ने उसको लात घूंसों से बहुत मारा और एक आदमी को तो बिल्कुल अधमरा ही कर दिया था। इसकी ने कहा, राजवीर सर पर उंगली उठाएगा, तेरी तो ये उंगली ही मैं काट दूंगी। उनके खिलाफ कुछ भी बोलेगा तू? बोल। बोलेगा इसके बाद? बोल, तेरा बॉस कौन है? किसने तुझे यहाँ भेजा है? किसके कहने पर तू ये सब कर रहा है? मूछ वाला गुंडा इतनी मार खाकर बेहोश हो गया था। उसके बाद वो ऑफिस का दरिंदा वहाँ से भागने की फिराक में था। इसकी ने पीछे से एक ड्रम फेंका जिससे वो वहीं गिर गया। इसकी ने उसे भी बहुत पीटा और कहा, तुझे तो सर ने इतनी रिस्पेक्ट दी और तूने उनके साथ इतनी गद्दारी की, शर्म आनी चाहिए तुझे। बोल, किसके इशारों पर काम करते हो तुम लोग? ये तो तुझे वक्त ही बताएगा कि कौन इसके पीछे है। उस आदमी ने इसकी से कहा। ये सुनते ही इसकी को और गुस्सा आया और उसने उसे लात और मारी। इसकी ने उसके चमचों से कहा, जाकर मेन दरवाजा खोल वरना मैं तेरे इस बॉस को खत्म करने से पहले 1 मिनट भी नहीं सोचूंगी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी सिंपल और सीधा दिखने वाली दीपिका यानी कि इसकी के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन थी। वो आदमी जैसे ही मेन दरवाजा खोलने जा रहा था तो उसके बॉस ने एक गोली उसे मारी और दूसरी गोली जहरीले पाइप के अंदर मार दी, जिससे कुछ ही देर में पूरे हॉल में गैस फैल गई थी। इसकी ने उसे फिर से मारना शुरू किया तो उससे पहले ही उसने खुद को गोली मार ली थी। कुछ ही देर में इतना धुआं हो गया था कि इसकी किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसकी बहुत ज्यादा थक गई थी लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी। सभी का हाल बेहाल हो रहा था लेकिन इसकी ने एक खिड़की तोड़कर सभी एम्प्लॉय को सेफ्टली बाहर पहुंचा दिया। इसकी को खुद ठीक से सांस नहीं आ रही थी। तभी उसने देखा कि नियति बेहोश पड़ी थी। उसने जैसे तैसे नियति को उठाया और उसे किसी तरह वहां से बाहर निकालने में मदद की। जैसे ही इसकी वहां से बाहर जा ही रही थी कि किसी ने उसके सिर पर बंदूक तान दी थी।